ये यूपी पीसीएस मेंस लिख रहे हैं ना, उन बच्चों की कॉपी है ये। अच्छा। और बहुत दिन हो गए थे, पेंडिंग पड़ा है। अब क्या है, पढ़ाने का मन करता नहीं है, क्या ही करूँ। हाँ, आई होप रिजल्ट इज आपकी पॉजिटिव। एनर्जी लो है इसीलिए सबकी लो है। हाँ, वो बात भी सही बोल रहे कहीं हो। से लीडर, मोटिवेशन ही नहीं आ रहा हाँ, पढ़ने का। लीडर ही अगर हतोत्साहित हो जाएगा तो फिर सेना कैसे काम करेगी। और मेन रीजन वही है ना पढ़ने का। आने नहीं, सही बोल रही हो, वो मेरी लापरवाही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कोई नहीं, कुछ दिनों में ज़रूर वापसी करेंगे अपन। चलो ठीक है, देखो। है ना। तो ये ऐसे यूपीपीसीएस वाले को तो मतलब थोड़ा 600 वर्ड का लिखना होता है, यूपीएससी में थोड़ा 1200 वर्ड का लिखना होता है, 1100-1200 वर्ड का। पर कोई नहीं, फिर भी एक आइडिया तो लगता है। अब इन्होंने लिखा है, देखो, कृत्रिम बुद्धि, बेरोजगारी या रोजगार के सृजन के अवसर। यूपीएससी में थोड़ा इतना सिंपल तो नहीं आते। देखो यूपीपीसीएस में फिर 12 बता रहा हूँ, अगर एक बार यूपीएससी तैयारी कर लेते हो ना आप, तो फिर बहुत ईजी है, मतलब यूपीपीसीएस खास तौर से। इसमें क्या है, सीधे सीधे ऐसे आते हैं, अगर आप इथिक्स के क्वेश्चन देखोगे सीधे सीधे आते हैं, ज़्यादा यूपीएससी तरह घुमा के नहीं क्वेश्चन पूछता है। पीसीएस में सब जगह ऐसा ही है। तो मेरा मानना है कि एक बार यूपीएससी की तैयारी अच्छे से कर लो, पीसीएस निकाल लोगे। ठीक है। अब देखो, इसमें कभी भी ऐसे में एक चीज़ याद रखना कि भाई सबसे पहले तो आपको अलग अलग चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो पहली बात तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, ये कृत्रिम बुद्धि। ठीक है। तो ये इसका जो क्या प्रभाव रहेगा, क्या ये बेरोजगारी लाएगा, ठीक है, या रोजगार के सृजन को बढ़ावा देगा। तो स्वाभाविक सी बात है। देखो, एक चीज़ याद रखना है, ऐसे में हमेशा सबसे पहले जो थीम होती है ना, उसको समझना होता है कि भाई ये क्या है आखिर में। इससे साफ पता लग गया कि आपको ऐसे पॉइंट बताने हैं जहाँ पे, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अब ये ऐसी थीम है, मतलब सोचो थीम में उसने दे दिया कि ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो आप स्टार्टिंग नेगेटिव से करो। ठीक है। उसके बाद में पॉजिटिव से उसको काउंटर करो, और आखिरी में कंक्लूजन जो भी दोगे आप पॉजिटिव वे में ही दोगे। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो मतलब है कि इस एसे को जब आप लिखोगे तो पहले तो डिफाइन कर दो भाई, ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। फिर इसके धीरे धीरे प्रभाव बताओ कि भाई बेरोजगारी लाएगा तो कैसे लाएगा। फिर मेन बॉडी के पार्ट में आपको ये बताना है कि रोजगार का सृजन कैसे कैसे करेगा। कंक्लूजन में आपको पॉजिटिव ही होप देना है। ठीक है। अब देखते हैं इन्होंने कैसा क्या लिखा है। एक चीज़ याद रखना कि जैसे ऐसे में मैंने जब ऐसे क्लासेज ली थी तभी मैंने बताया था कि कोट्स वाला, जैसे मैंने कोट्स वाला तरीका, देखो ना, एग्जाम में क्या होता है, कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपका ना क्लिक करे। इसलिए मेरा मानना है कि 2-3 तरीके ज़रूर रखने चाहिए ऐसे लिखने के लिए। जैसे पहला तरीका मेरा मानना है कि एक तो कोटेशन वाला है, अगर बेस्ट कोटेशन याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं आए तो ऐसा नहीं, घबराना नहीं चाहिए। उसके अलावा स्टोरी फॉर्मेट वाला ना, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो मैंने भी अब की बार दोनों ऐसे उसी से शुरू किए थे। तो फिर हाँ, कंक्लूजन ज़रूर मैंने उसके साथ किया था, कोर्स के साथ। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। तीसरा तरीका होता है कि आप जो ऐसे की जो थीम है, जैसे मान के चलो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, इंट्रोडक्शन में आप इसी को डिफाइन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा है, ये भी एक अच्छा तरीका होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो एक तरीका ये होता है। चौथा तरीका ये होता है कि भाई आप जो WH वर्ड होते हैं ना, उनकी सहायता से लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में, मतलब थोड़ा प्रश्नात्मक शैली में, भाई कृत्रिम बुद्धि क्या है, इसके रोजगार के क्या प्रभाव पड़ेंगे, मतलब इस ऐसे में हम ये जानने का प्रयास करेंगे। तो मतलब उससे भी क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि एग्जामिनर को कि अच्छा ये क्या क्या बताएगा मेरे को। तो वो भी एक तरीका होता है। तो मेरा कहने मतलब है कि ऐसे में आपके पास बहुत सारे टूल्स होने चाहिए स्टार्ट करने के लिए। नहीं तो अगर एक आध टूल्स रखोगे ना तो फिर दिक्कत में हो जाएगी एग्ज़ाम में। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखिए इन्होंने लिखा है, मतलब कोटेशन से शुरू किया है, और मेरा मानना है कि कोटेशन अच्छा इन्होंने दिया है कि किसके है। तो ट्राई ये करो कि आप ऑथेंटिक उठाओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कृत्रिम मस्तिष्क ने जब ज्ञान की सीमा लांघी, मनुष्य डर गया, क्या अब मेरी जगह भी खाली है। मगर सोचो, हर नवाचार में छिपा है नया संधान, नौकरी छीनने तो क्या, अवसर भी दे AI के परिणाम। थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ये ध्यान रखा करो, ऐसा नहीं अगर आपको अगर शॉर्ट फॉर्म लिखना है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में डाल दो आप कि इसका मतलब ये है, तो मैं यहाँ पे इसका यूज कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक है। मतलब ऐसे का जो कोटेशन है वो एकदम इसको डिफाइन कर रहा है। सोचिए, इसमें बेरोजगारी वाला डर भी बता दिया, रोजगार के सृजन के अवसर है वो भी बता दिए, दोनों चीज़ बता दिया है उन्होंने। विश्व आर्थिक मंच की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार कृत्रिम बुद्धि अगले 5 वर्षों में
85 मिलियन पारंपरिक नौकरियों को समाप्त कर सकती है, वही 97 मिलियन नई नौकरियों को उत्पन्न भी कर सकती है। यह दो धारी तलवार की बात ही है। जो रोजगार बेरोजगारी बढ़ा भी सकती है, दूसरी ओर नए अवसरों के द्वार भी खोलती है। ठीक किया इसने, मतलब जो यहाँ पे जो है उसी को डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी क्या रखना, जब भी इंट्रोडक्शन शुरू कर दो आप, तो उसके बाद मेरा मानना है कि पर्सनली फिर आप ऐसे को किस तरीके से लेके जाने वाले हो ना, उसका एक डाटा आपको मतलब, या मेरा मानना है कि एक स्ट्रक्चर जो है ना तय कर देना चाहिए। जैसे मैंने बहुत सारे टॉपर्स की कॉपी में पढ़ा है, तो वो क्या करते हैं ना भाई, हम ऐसे में क्या क्या लिखने वाले हैं, जैसे मतलब कहने वाला कि हम इस ऐसे में ये जानने का प्रयास करेंगे भाई कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसके प्रभाव क्या है, बेरोजगारी लाएगा या रोज़गार को बढ़ाएगा। मतलब वो क्या होता है कि मतलब जैसे ही इंट्रोडक्शन के बाद में वो ऐसे डिफाइन कर देते हैं, तो एग्जामिनर का जो माइंड सेट होता है ना वो उसी अकॉर्डिंग पे फॉलो करता है। दूसरी बात, आपको भी थोड़ा ऐसे लिखने में इजीनेस पड़ता है। तो मेरा मानना है कि ये तरीका बेस्ट है। मतलब आपका क्या कहना है, मतलब इस कोर्ट के बाद इसको ये बताना चाहिए था? यहाँ जैसे ये हो गया ना, ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया खत्म, इसके बाद मेन बॉडी पार्ट आपका यहाँ से चालू हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ये लिखना चाहिए था कि अब हम आगे जो है इस ऐसे में ये देखने का प्रयास करेंगे कि भी पहले कृत्रिम बुद्धि क्या है, उसके बाद में हम देखेंगे कि इसका क्या ये बेरोजगारी लाएगा या फिर रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगा, और किसके विभिन्न क्षेत्रों में हम देखने का प्रयास करेंगे। फिर आप स्टार्टिंग करो, ठीक है। तो उससे ना थोड़ा सिस्टमेटिक बनता है, मेरा ये मानना है। और मैंने बहुत टॉपर की कॉपी पढ़ी है, तो उसमें है ये ऐसा। लेकिन ये सब जानने से पहले हमारे लिए यह भी आवश्यक है कि हम ये जानें कि आखिर ये कृत्रिम बुद्धि क्या है। देखो इन्होंने भी ऐसा शुरू किया है, ये अच्छा तरीका है मतलब, एवं किस तरह ये बेरोजगारी में वृद्धि अथवा रोजगार सृजन के अवसरों में भूमिका निभा सके। देखो जो मैं बता रहा था वही तरीका, इसका क्या भविष्य हो सकता है, एवं सरकार वैसी दुनिया की ओर इसकी तरह प्रयासरत है। एकदम बढ़िया। अब याद रखना, परंतु जब आप ऐसे डिफाइन कर देते हो तो आपको पूरा ऐसे इसी सिस्टमेटिक वे से जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे फिर अलग चीज़ बता रहे हो, फिर कृत्रिम बुद्धि को बाद में डिफाइन कर रहे हो, वो चीज़ सही नहीं है। तो ये भी चीज़ याद रखना कि जब यहाँ देखो इन्होंने एकदम, अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, एकदम लाइन दे दिया कि मैं ऐसा लिखूंगा, तो ऐसा ही लिखना भी है। अब देखते हैं इन्होंने, तो तब सबसे पहले कृत्रिम बुद्धि की अवधारणा से परिचित होते हैं कि कृत्रिम बुद्धि वह तकनीकी है जिसमें मशीनों इंसानों की तरह सोचने, निर्णय लेने, भाषा समझने और सीखने की क्षमता रखती है। यह मुख्यतः मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों पर आधारित है। ठीक है, नवयुग की दस्तक है, मशीनें अब सोचती है, मानव की जगह अब चिंपे भी काम में दौड़ती है। एक और चीज़ याद रखना, जब भी कोटेशन यूज करो तो थोड़ा उसका बैकग्राउंड बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे होता है ना भाई, कभी भी कोई फिल्म में कोई कैरेक्टर अगर आता है तो भाई उसका बैकग्राउंड बनाया जाता है, तब वो एंट्री मारता है। मतलब समझ रहे हो ना ये चीज़, कोई विलन भी आएगा तो उसका एक बैकग्राउंड बनाया जाएगा, हीरो आएगा तो बैकग्राउंड बनाया जाएगा। तो मतलब कहने मतलब वैसे कोटेशन जब भी आए तो आप थोड़ा संदर्भ दो उसका। इसी संदर्भ में हमें ये देखने को मिलता है, ये कोटेशन है सुमिंद्रनाथ पंत है, उनकी कविता है, हरीश राय बच्चन की कविता देखने को मिलती है, जिन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में ये ऐसा कहने का अवसर किया है, या सारांश तो ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो मतलब कहने मतलब कि बैकग्राउंड जरूर तैयार करो, ऐसे डायरेक्ट मत लिखना चाहिए। ये याद रखना, मतलब देखो मेरा मानना है छोटी छोटी चीज़ें होती है जो बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ा देती है ना, तो ऐसे फिर दिक्कत होती है। वस्तुतः अभी देखा जा रहा है कि कृत्रिम बुद्धि जहाँ तक एक और बेरोजगारी की चिंता और चुनौती उत्पन्न कर सकता है, वहीं इसमें रोजगार सृजन की भी अनेक संभावनाएं अर्थात कहीं छीन रही है रोजगार, कहीं मिल रहा है विस्तार, AI वरदान है और बन न जाए अभिशाप। तो मेरा मानना है जिसने भी ऐसे लिखा है ना, मतलब क्या नाम है उसका, सुमित, तो मेरा मानना है कि उसने कहीं से ये ठीक है, कहते हो फिर आप हिंदी लिटरेचर के ज्ञाता हो तो खुद से बनाया गया है ये। पर ऐसा मेरा मानना है कि देखो ना, कोटेशन ठीक है एकाध चल जाता है, खुद के द्वारा बनाया हुआ थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है। जैसे अभी आर्टिफिशियल लग रहा है कि यार कोई मैनिपुलेट करके ज़बरदस्ती डाला जा रहा है। ट्राई करो कि वैलिड सोर्स से अगर आपके पास हो कोई बड़ा राइटर का, तब डालो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। थोड़ा बचो, मतलब ज़्यादा खुद का बनाया हुआ भी वो ज़्यादा इनोवेटिव हो, अच्छा हो, तभी यूज़ करना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि ज़्यादा थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है फिर वो। जैसे पारंपरिक नौकरियों में यथा कृत्रिम बुद्धि से प्रेरित ऑटोमेशन, बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में मानवीय कार्यबल की आवश्यकता को कम कर रहा है। उदाहरण के लिए अमेजोन है, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म वेयर हाउस में रोबोट्स का प्रयोग कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में चैटबॉट्स ग्राहक सेवा में इंसानों की जगह ले रहे हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, चूंकि कृत्रिम बुद्धि के विकास हेतु डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास की भी आवश्यकता है, परंतु भारत जैसे देशों में पश्चिमी दुनिया के विपरीत बड़े स्तर पर डिजिटल डिवाइड मौजूद है, जो अमेरिका जैसे देशों की तुलना में
भारत जैसे देशों में कृत्रिम बुद्धि के उपयुक्त विकास को हतोत्साहित भी करता है, जो निश्चित ही नवाचारी संस्कृति को भी हतोत्साहित करेगा। थोड़ा लिंकेज वर्ड हमेशा अच्छे होने चाहिए और थोड़ा गैप थोड़ा और बढ़ा सकते हो, ठीक है। हमें यहाँ भी उल्लेखित करना सही होगा कि कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धि मानव स्पर्श को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि इससे नैतिक समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और काउंसलिंग जैसे क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग मानव संवेदना की भरपाई नहीं कर सकता, फिर भी इससे रोजगार छीन सकते हैं। तब पर भी, अब तो थोड़ा लिंकेज वर्ड अच्छे नहीं है, मतलब तब पर भी थोड़ा गड़बड़ा रहा है यहाँ पे मामला। तब पर भी हम इसे पूर्णतः लगा नहीं सकते, क्योंकि वर्तमान समय में जहाँ ChatGPT, एलेक्सा, स्वायत्त वाहन, टेलीमेडिसिन, रोबोटिक्स, सुरक्षा, बैंकिंग आदि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने दक्षता को बढ़ाकर मानव जीवन को सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, यदि भी यह नैतिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसके लिए स्पष्ट नीति और निगरानी ढांचा अनिवार्य होगा। अब इसने ये नहीं बताया कि इसका कैसे रोजगार बढ़ाने में योगदान हो सकता है, ये गलती है। गौरतलब है कि कृत्रिम बुद्धि बेरोजगारी बढ़ाने के साथ साथ रोजगार सृजन की नई संभावनाएं भी निर्मित करता है, जिनसे नए पैसों के रूप में डेटा साइंटिस्ट, कृत्रिम बुद्धि इंजीनियर, रोबोटिक्स डिजाइनर, साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ, मशीन ट्रेनर आदि भूमिका नए रोजगार की पेशकश करते हैं। उदाहरण के तौर पर यूरोप में सीमेंस ने कृत्रिम बुद्धि के आधारित स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट फैक्ट्री के क्षेत्र में हजारों नई नौकरियां पैदा की एवं अमेरिका के ओपन AI, गूगल, डीप माइंड जैसी कंपनी ने नई AI क्षमताओं के साथ करोड़ों रोजगार सृजन कर रही है। क्योंकि कृत्रिम बुद्धि हाइब्रिड जॉब्स के विकास का आधार भी निर्मित करती है, तथा तब स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में डॉक्टर AI की मदद से अधिक सटीक निदान एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक मेडिकल फैसिलिटी की व्यवस्था कर पा रहे हैं। साथ ही AI ने ऐसी डिजिटल अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है, जिससे एक व्यक्ति अफ्रीका में रहकर यूरोप के लिए डिजाइनिंग कर सकता है। साथ ही ई गवर्नेंस के क्षेत्र में AI का उपयोग कर एक केस स्टडी से समझा जा सकता है, जिसमें एस्टोनिया जैसी छोटी अर्थव्यवस्था AI का उपयोग कर ई गवर्नेंस में अग्रणी बन गई है, जिससे नागरिकों को सेवा में तेजी और रोजगार का विस्तार हो रहा है। इसी वर्ष तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बजट 2025-26 में 5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी का विकास को, और देखिए इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए, प्रस्तावित किया। ट्राई करो कि इधर ही खत्म हो, एग्जाम में ना लिख सकते हैं। सर एक बात बताओ, जैसे अपन ने जो पैराग्राफ लिखा, मतलब ये मान लो ये वाला पैराग्राफ, अब इसका लिंक नेक्स्ट पैराग्राफ में भी अपन को देना पड़ेगा? यस, लिंकेज होना बहुत जरूरी है, इसीलिए तो टॉपर की, इसीलिए ऐसे के लिए खास तौर से ऑप्शनल हो गया एथिक्स में टॉपर्स की कॉपी पढ़नी बहुत ज़रूरी है, ये तो नहीं सीख पाओगे फिर। इसके साथ ही उद्यमिता एवं स्टार्टअप के द्वारा छोटे व्यवसाय को तेज़ी से डिसीजन मेकिंग और लॉजिस्टिक सुविधा दी है, जैसे एग्रीगेट स्टार्टअप प्रॉपलन किसानों के AI आधारित सलाह दे रहा है, एवं हेल्थ टेक स्टार्टअप निर्मम AI ने AI आधारित थर्मल इमेजिंग से कैंसर की जांच की तकनीकी विकसित की है। अब कैसे तो भाई ये मुझे नहीं लगता कि किसी को इतनी इन्फॉर्मेशन माइन्यूट लेवल पे पता होगी। पता मैं भी बोलने वाली हूँ कि इनको सब ऐसे याद था क्या? ये तो बहुत बड़ी बात है, अगर याद हो सकता है PCS में लोग रटते ही हैं, क्या करो, पर थोड़ा आर्टिफिशियल ज़्यादा लग रहा है, ऐसे थोड़ा संवेदनाओं के साथ जोड़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उपयुक्त के लिए भारत के साथ वैश्विक स्तर पर अनेक पहले, जैसे भारत की AI फॉर ऑल नीति, यूरोपीय संघ की AI रेगुलेशन बिल, यूनेस्को AI एथिक्स फ्रेमवर्क। अब देखो ये कहाँ से भाई, इतना नॉलेज कहाँ से आ जाएगा। बेलचेले घोषणा, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI आदि शिक्षा में कार्यरत, जो वैश्विक स्तर पर AI को प्रबंधित विनियमित कर इसे सही उपयोग को सुनिश्चित करेगी। अरे भाई इन सब चीज़ों के लिए GS का नॉलेज चाहिए, मतलब GS में आवश्यकता है, आप आंसर आ रहा है तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से खेलना चाहिए। अब GS का आंसर लग रहा है, आप ऐसे फैक्ट इफेक्ट डाल रहे हो। तो अंत में AI के लिए भविष्य की रणनीति की बात करें तो कृत्रिम बुद्धि में मानव सहयोग में तालमेल बैठाकर एक नैतिक नीतियों और विनियमन के लिए जवाबदेही, डेटा गोपनीयता, पूर्वाग्रह मुक्त एल्गोरिथम जैसे प्रयास वैश्विक स्तर पर अपेक्षित होंगे। सर इन्होंने जो पहले फर्स्ट में बोला था कि मैं ये बताऊंगा, तो क्या इन्होंने ये बताया है इस चीज में? थोड़ा बहुत भटकाव तो है। क्या? थोड़ा बहुत भटकाव तो है। अच्छा। अतः कृत्रिम बुद्धि न तो पूरी तरह रोजगार छीनने वाला दानव है और न ही सरकदूत। यह परिवर्तनकारी शक्ति है जो मानवीय दिशा और नीति के अनुसार ही अपना स्वरूप बनाएगी। यदि वैश्विक स्तर पर शिक्षा, प्रशिक्षण और नीति निर्माण में समन्वय हो तो AI के सृजनशील भविष्य का वाहक बन सकता है। ठीक है, पॉजिटिव एंड किया, अच्छी बात है।
तकनीकी है साधन न कि सूत्र, कोई बदले नजरिया तो दिखे संभावना नहीं, एआई के संग हो जब मानव संयोजन तब बने हर हाथ को रोजगार का सृजन। ठीक है, और थोड़ा जीएस के अकॉर्डिंग ज़्यादा लगा, तो मेरे अकॉर्डिंग तो बचना चाहिए, इतना फैक्चुअल ऐसे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। पर सर पीसीएस में तो लिख सकते हैं ना। अरे ऐसा नहीं, ऐसे थीम ऐसे का अलग ही पर्पज़ होता है भाई, चाहे पीसीएस में हो यूपीएससी में हो, सब जगह एक अलग पर्पज़ होता है भाई उसका, ऐसा नहीं होता। ठीक है सर क्या पर्पस होता है? ऐसे आपकी बौद्धिक क्षमता को दिखाता है कि आप उसमें कितना डाइवर्सिफिकेशन ला सकते, जैसे इसमें नहीं लाया गया, बहुत कमी है अच्छा। इसमें, ऐसे में बहुत कमी है। रुको एक मिनट, पानी एक चीज़ याद रखना कि ऐसे और जीएस के आंसर में आप डिफरेंस करना नहीं सीखे तो फिर कभी ऐसे नहीं लिख पाओगे अच्छा। ठीक है सर। बहुत बच्चों के साथ दिक्कत होती है ये, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं जीएस को क्वेश्चन को ऐसे की तरह लिखने लग जाता है, वो भी तरीका गलत है। और ना ही कभी ऐसे को जो है जीएस की तरह लिखने की ज़रूरत है, सबका अलग अलग होता है। नहीं पर उसमें डायमेंशन की कमी थी उस पे ऐसे में, उन्होंने ओनली बस एक, अरे भाई ऐसे नहीं होता। आप इसमें उसने मानवीय एंगल नहीं बताया भाई, एआई जो है जैसे जो कचरा साफ करते हैं, आज भी न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि मतलब सोचो कि कितनी बड़ी विडंबना है कि भारत बोलता है कि हम जातिवाद को नहीं मानते, मतलब एक संवैधानिक मूल्य के आधार पे तो नहीं मानते ना। पर सोचो जो गटर के जो हाँ। नलियाँ साफ करते हैं वो लोग कौन है, जाके देखो 90 के 100% वही लो कास्ट वाले लोग ही है वो, तो सोचो, तो जातिवाद तो है ही ना वो। इस मामले में राजस्थान गवर्नमेंट की बहुत तारीफ करना मानूंगा कि उन्होंने जो मतलब जो ये नगर निगम में जो भर्ती है, सोचो उसके लिए उसने एग्ज़ाम करवा रहे हैं, उसके थ्रू ले रहे हैं। ठीक है, या जो भी है, पिछले बहुत सालों में तो डायरेक्ट भी लिया, पर उससे ये हुआ कि उसने मतलब जैसे भाई 100 सीट निकाली तो उसमें जनरल के भी लोग जा रहे हैं, ओबीसी के भी लोग जा रहे हैं, SC ST के सब जा रहे हैं, तब ठीक है। ठीक है, परंतु जब एक समुदाय को ही वहाँ पे अगर आप डाल दोगे तो फिर वो बहुत गलत है। पता है सर, हमारे जो आंटी आती है ना, वो ऐसे कह रही थी कि पता नहीं बाकी कास्ट के लोग क्या चाहते हैं हमसे, हम मतलब एक ही तो नौकरी हमारे लिए थी, अब बाकी सबको अलाउ कर दिया हाँ वो उसमें। भी है, परंतु नहीं सही है वो, उसमें ठीक है, वो उस तरीके से देख रहे हैं, परंतु मेरा मानना है कि उचित है वो, पता तो लगे ना लोगों को। मैं देखो एक चीज़ याद रखना कि कभी भी सोशल चेंज ऐसे नहीं होता है, सोशल चेंज में लाने के लिए लोगों को उस स्थिति में लेके जाके देखना भी होता है कि वो लोग कैसा काम कर रहे थे, तब है ना समानता जी के स्तर सर। बढ़ावा मिलता है। नहीं तो फिर कभी ऐसा मिलेगा ही नहीं ना कि हम ये काम करते तुम ये करते हो, तुम हमारे बराबर कैसे हो जाओगे। याद हाँ। रखना ये चीज़, ठीक है। चलो ठीक है, इनका अगला ऐसे है, वर्तमान में कबीर की प्रासंगिकता, ये याद करो, शायद मैंने किसी से क्वेश्चन पूछा भी था। काजल बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। काजल, हिंदी लिटरेचर वाले कौन कौन है यहाँ पे बताइए, कबीर का क्या रिलेवेंस है। और मैंने उस दिन भी पूछा था आप लोगों से क्वेश्चन, बताइए कौन कौन है यहाँ पे हिंदी लिटरेचर वाले। छोटी, काजल बताओ। अरे कहाँ सो गए आप लोग हिंदी लिटरेचर वाले। अरे सर इसका मैं बताऊँ सर, बताइए बताइए। तो सर कबीर दास का जो है ना, एक वो है दोहा है, अतिशय है, अतिशय भला में बोलना अति भली से सुन, अतिशय भला में बरसना अति भली में धूप, मतलब अति सर्वत चाहिए। और उपभोक्तावाद तो ना सर, ये बहुत वो है, जैसे आप देखते हो उपभोक्तावाद वाली संस्कृति है, जिसके कारण कार्बन फुट प्रिंट बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन को मतलब और तेजी से बढ़ावा मिल रहा है। जलवायु परिवर्तन तो हो ही रहा है, लेकिन उपभोक्तावाद और कार्बन फुटप्रिंट जिस लेवल से बढ़ रहा है, उसके कारण जलवायु परिवर्तन की जो इंटेंसिटी, जो तीव्रता है, उसमें वृद्धि हो रही है।
तो कबीरदास की जो संहिता है कि मतलब अति को त्याग करना चाहिए, जैसे उपभोक्तावाद को त्याग करना चाहिए। तो दूसरा दोहा है, तो ईसाई इतना दीजिए जावे कुटुंब सहाय न भूखा ना रहो साधु न भूखा जाए, जो मतलब कि एक नेता की अवधारणा जो आती है, तो वो कबीरदास की वर्तमान में प्रासंगिकता तक सूचित करती है कि तो मतलब कि मुझे अति नहीं चाहिए, मतलब अति ना हो किसी चीज में, उनकी उपभोक्तावाद में हम डूबे रहे, और मतलब कोई बस इतना विकास हो कि मैं भी भूखा न रहूं, और जो मेरे सहारे लोग हैं, जैसे साधु लोग हैं, मैं उनकी भी हेल्प कर सकूं। विकास की जो अवधारणा होनी चाहिए कबीर के लोगों से प्रेरित होनी चाहिए। अच्छा। और देखा है सर, वर्तमान में प्रासंगिकता में देखा है गुरु गोविंद जो खड़े लागू बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए, मतलब इसका मतलब है इसमें भगवान और गुरु में अगर सुनना पड़े तो गुरु को सुनो, क्योंकि सर गुरु एक ज्ञान का प्रतीक है। अंधविश्वास की जो बातें हैं, मतलब परलोक पे आप विश्वास करेंगे, मतलब आप अंधविश्वासी कहीं न कहीं हो रहेंगे आप, लेकिन अगर वही आप शिक्षा के अपने विश्वास करेंगे तो आप मतलब एक तार्किक व्यक्ति बनेंगे। कबीर की प्रासंगिकता आज बहुत ज्यादा पहुंच जाती है, जब लोग अपना मतलब स्टो एड के जरिए और विभिन्न बाबाओं के जरिए अपना भविष्य देखना चाहते हैं और बाबाओं के चक्कर में पढ़ना चाहते हैं, तो इसमें कबीर की प्रासंगिकता का सामाजिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी एक समाज सुधारक के रूप में आज भी प्रासंगिक। ठीक है, और कोई बोलना चाहेगा? ठीक बताइए यही सर। हाँ ठीक है। देखो एक चीज़ याद रखना कि जब भी ऐसा कोई आता है, जैसे जीएस में आ सकता है ये, ऐसे में तो नहीं पूछेगा, परंतु एक चीज़ याद रखना, जब प्रासंगिकता का मतलब होता है ना, तो हमेशा ये सोचो कि भाई अभी प्रेजेंट में क्या समस्याएं चल रही है। जैसे सबसे जो मेरा मानना है, कबीर के सबसे बड़ा योगदान है सांप्रदायिकता का ख़त्म करने में। सांप्रदायिक मतलब कम्युनलिज्म जो होता है ना, हिंदू मुस्लिम। हाँ ठीक है। क्योंकि इनके जन्म को लेके ही भेदभाव है कि ये हिंदू थे मुस्लिम। हाँ। तो ये बोलते थे मुझे उससे क्या ही मतलब है, मेरे लिए तो राम रहीम एक ही है। कबीर वैसे जो है नहीं, कंकड़ पत्थर जोड़ के मंदिर मस्जिद भी होगा ना, हाँ मतलब, और सबसे बड़ी बात तो ये है ना, देखो मैं अब बताता हूँ, और मैं उठा के फेंक दूंगा, काजल तुम लोग क्या पढ़ते हो, फिर क्या कर रहे हो तुम, पढ़ाई क्या कर रहे हो भाई? कबीर जैसा तुम्हारा ऑप्शनल सिलेबस में पार्ट है, सिलेबस का पार्ट है भाई। जीएस वाले जो नॉर्मल होते हैं, जब जैसे मैं तो सर एक बात बताओ, हिंदी ऑप्शनल वालों के क्या सारे राइटर्स जो होते हैं वो सिलेबस में मतलब कुछ हाँ, जैसे जो मेन है, तुलसीदास का भी है थोड़ा बहुत, कबीर का है ना, उनके बारे में कबीर का बहुत ज्यादा है। हाँ, तो कबीर भाई छोटे मोटे आदमी से लिए कबीर। जैसे कबीर के बारे में एक सबसे बड़ी बात ये है ना कि आज के अगर दौर में देखोगे, जो होती है ना भाई, सरकार की लोग है ना आलोचना नहीं करते हैं, ध्यान से समझना इस बात को। जैसे मोदी भक्त बन जाते हैं या सरकार आलोचना नहीं सहती है, तो मतलब मेरा कहने मतलब है कि आप जब इसको लोगे ना, तो हर एस्पेक्ट में लेना आपको। जो मैं पॉलिटिकल एक्सेप्ट बता रहा हूँ, तो उस टाइम ऐसा था कि कबीर है ना, जो उस टाइम के जो मुगल मीडिवल काल के थे कबीर, तो वो मतलब समझो उस टाइम आज जो भी है मीडिवल काल में थे ना, तो मतलब कहने मतलब है कि जो भी शासक था ना, उसकी भी उन्होंने क्रिटिसिज्म किया बिना डरे। तो इसका मतलब है भाई, जो अगर गलत कर रहा है ना, फ्रीडम इन स्पीच मतलब दूसरी बात, जो गलत कर रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए। तो कबीर ने ये भी चीज़ सिखाई है। तो इससे मेरा कहने मतलब कि आप इसको डेमोक्रेसी एंगल से भी जोड़ो इसको। प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि सब लोग मतलब होता है ना, अंधभक्त बनते जा रहे हैं। कोई भी चीज़ गलत हो रही है उसका अंधभक्त बन रहे हैं, तो वो गलत है। तो दूसरी बात, ये साइंटिफिक विचारधारा भी रखते हैं, ऐसे ही इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो वो तो खुद बोलते हैं कि आप जांचो परखो तब अपनाओ, ऐसे किसी पे ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मतलब बहुत कुछ है भाई कबीर से सीखने के लिए, बहुत कुछ है। तो मेरा कहना मतलब कि ऐसे में आपको प्रेजेंट टाइम की समस्या बतानी है, फिर कबीर कैसे उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, उस तरीके से हर एक्सेप्ट को सुनने का प्रयास करना चाहिए। अब देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। साधो यह मुर्दों की गाँव है। कबीर का यह दोहा केवल धार्मिक आडंबरों पर प्रहार नहीं करता, बल्कि समाज की निष्क्रियता और चेतना के अभाव की आलोचना भी करता है। 15वीं सदी के सांस्कृतिक धार्मिक परिवेश में जन्मे कबीर दास ने धर्म, जाति, पाखंड और रूढ़ियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई, जो वर्तमान कालीन धर्म आधारित हिंसा, जाति आधारित भेदभाव
भोगवादी प्रवृत्ति के प्रति संतुलित कर एक आईने के रूप में हमें आत्मावलोकन की प्रेरणा देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा है। धात्विया की कबीर दास एक निर्गुण भक्ति संत थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ मठ, व्रत, जात पात और बाह्य आडंबरों की तीव्र आलोचना की और आत्मा की शुद्धि, कर्म की प्रधानता, सच्चे प्रेम की शिक्षा दी। पोथी पढ़ी जग मुआ, पंडित भय न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मेरा माना थोड़ा है ना ध्यान देना कि एग्ज़ाम में इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि थोड़ा है ना मतलब 2 लाइन में लिखने का प्रयास करो, ज़्यादा अच्छा है। मतलब इसको इधर बढ़ा के लिख सकते हो। फिर एग्ज़ाम कैसे लगता है, एग्जामिनर को ऐसे लगेगा कि जानबूझ के पेज भर रहा है। मतलब मेरा कहने मतलब कि जब ऐसे लिखा जा सकता है तो ऐसे लिखना चाहिए। हाँ, पर कुछ पंक्तियाँ होती हुई थी जो ऐसे ही लिखी जाती है तो ज़्यादा अच्छा है। उपयुक्त दोहा न केवल वर्तमानकालीन शिक्षा पद्धति की औपचारिकता पर प्रश्न उठाता है, अपितु जीवन में प्रेम, करुणा और अनुभव की महत्ता को भी रेखांकित करता है। गौरतलब है कि कबीर ने अपने, अब देखो यहाँ पे थोड़ा जो मैं फिर बता रहा हूँ, मतलब ऐसे नहीं गलत लिखा है इन्होंने, पर थोड़ा जो मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा मैच्योरिटी लेवल और ऐसे में कि हम कबीर के प्रासंगिकता को संदर्भ में देखते हैं। अभी आर्थिक क्षेत्र में देखते हैं, वैज्ञानिक क्षेत्र में देखते हैं, सामाजिक क्षेत्र में देखते हैं, महिलाओं से रिलेटेड जो समस्या उनके बारे में कबीर का क्या कहना था। तो इस तरीके से ऐसे लिखोगे तो बहुत ज़्यादा नंबर मिलेंगे, नहीं तो आप ऐसे ऐसे फिर बहुत इधर उधर भटका हुआ नज़र आएगा। रवि सिया की कॉपी में देखोगे ना तो ये चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। वो मतलब साफ लिखते, जैसे एक पैराग्राफ हुआ आर्थिक सेक्टर में हम ये देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में राजनीतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बताता। तो उसे एग्जामिनर को खुद ही बस 10 पॉइंट लिख दिया उसने भाई हर सेक्टर से, तो ऑटोमेटिक उसका लो भाई 110 नंबर तुम्हारे ऑटोमेटिक मिल गए। तो मतलब मेरे कहने का मतलब एग्जामिनर से नंबर है ना छीनने का प्रयास करो भाई, ऐसे नहीं देगा वो। अब यहाँ से उसको सोचना पड़ेगा यार मैं इसको कहाँ से नंबर दूँ, मतलब समझ रहे हो ना ये बात। तो थोड़ा इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। गौरतलब है कि कबीर ने अपने समकालीन परिदृश्य में जिन समस्याओं का सामना किया, वर्तमान में भी वह किसी न किसी रूप में प्राप्त हो ही जाती है, जैसे धार्मिक कट्टरता, उपभोक्तावादी संस्कृति, आडंबर, कर्मकांड, संप्रदायवाद आदि। ठीक है, अतः जिस तरह तत्कालीन समय में कबीरदास की वाणी ने दोहों के माध्यम से इन समस्याओं का सामना किया, वर्तमान में भी उसी प्रकार सामना कर रहे हैं। जैसे धार्मिक असहिष्णुता, सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में कबीर सर्वधर्म समभाव, सहिष्णुता, आरंभिक भक्ति की ओर अग्रसर करते हुए कहते हैं कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़े मरे मरे न जाना कोई। बहुत अच्छी लाइन है, मरम कोई नहीं जानता है राखी। मतलब मेरा मानना है जिस दिन आप धर्म के निष्कर्ष पे पहुंच जाओगे ना, उस दिन ये सब चीज़ें है ना आपको फालतू ही लगेगी। ये भाई मुस्लिम है, ये हिंदू है, ईसाई, ये सब देखोगे ना तो इस सब धर्मों में एक ही चीज़ कॉमन बात है, पर वही है ना जो मरम समझेगा उसी को पता लगेगा ये चीज़। इसी तरह जातिवार व सामाजिक असमानता जैसी वर्तमान भारतीय रूढ़ियों के संदर्भ में कबीर की वाणी सामाजिक न्याय के अनुगुण बनकर सामने आती है। अर्थात जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पढ़त रहने दो म्यान। बहुत अच्छी बात है। कबीरदास जी आज की उपभोक्तावादी संस्कृति में कमजोर होती नैतिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में क्रम व आत्मसंयम की बात करते हैं। उनका मानना था कि यदि हम गलत कार्य करते तब हमें अच्छे परिणाम की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। अर्थात करत रहा सो क्यों करे, अब काहे पछताए, भोवे पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। आप इसको मेरा मानना थोड़ा एथिकल वे से जोड़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि क्योंकि जैसे बच्चों में अपन जैसे ज्ञान मतलब नैतिक मूल्य सिखाएंगे वैसा ही तो उत्पाद बनेगा। तो इसका समाज के संदर्भ में भी ले सकते हो, राष्ट्र के संदर्भ में भी ले सकते हो, मतलब किसी भी संदर्भ में ले सकते हो आप इस एग्जाम्पल को आप किसी भी संदर्भ में जोड़ सकते हो। यह दोहा नीति शासन और व्यक्तिगत जीवन सबके लिए एक मार्गदर्शक का सिद्धांत है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि राजनीतिक और सामाजिक पाखंड भी कबीर के कटाक्ष से दूर नहीं रह सका। आज के समाज में जहाँ नैतिकता का लोप है, राजनीतिक स्वार्थपरकता गहराई तक व्याप्त है, कबीर के दोहे इन विसंगतियों पर तीखा प्रहार करते हैं। मुख में राम बगल में छुरी, तो ये दो मुखी नीत, भीतर में विष वसा है, बाहर बोले प्रीति। यद्यपि वर्तमान कालीन ई गवर्नेंस, सुशासन और सहयोगी लोकतंत्र के युग में भी कबीर कर्म की प्रधानता और निष्कपट संवाद की भावना, शासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की प्रेरणा देती है, जिससे न केवल आत्मचिंतन की प्रेरणा मिलती है बल्कि प्रशासनिक सुधार और नेतृत्व के लिए भी एक मूल मंत्र है। वे कहते भी है, बुरा जो देखने में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। ये बहुत अच्छा है। आदमी को सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़। आज मैं कहीं सुन रहा था, जो भी कहीं पढ़ रहा था, जो भी है उसमें ऐसा था कि कभी भी आपको ना जीवन में खुद पे डाउट हो कि हम कैसे व्यक्ति है। बहुत बार लगता है कि हमारे अंदर जो है मतलब कभी भी सेल्फ डाउट हो, या बहुत बार अपन ऐसा होता है ना कि अपन घृणित विचारधारा से अपने आप खुद घर्षित हो जाते हैं। तो कभी भी ना मतलब ये सोचो कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसने कोई गलती नहीं किया हो। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। याद रख लेना, जब भगवान भी इस धरती पे आते हैं ना तो उनसे भी गलती होती है। तो इसका मतलब नो वन इज़ परफेक्ट। तो कभी भी मतलब जब गिल्टी हो, आपको कभी लगे कुछ हमने गलती कर दी है जीवन में, तो वहाँ पे ये सोचने की ज़रूरत है
कि मतलब अपने आप को गलती ज़्यादा भी नहीं करनी, इसका मतलब नहीं हम गलतियाँ करते रहे, पर जाने अनजाने में जब गलतियाँ हो जाती है तो उसको उभरने का एक प्रयास होना चाहिए कि भाई संसार में गलती होती है पर उसका पश्चाताप भी कोई चीज़ है, तो ये उसी को वो चीज़ सिखाती है। जैसे मैं चलो ठीक, अच्छी बात है, आगे मत करो, बार बार गलतियाँ करोगे तो फिर तो उसका मतलब नहीं है। ये पता है बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है। चलो ठीक है, आगे देखो। परंतु कबीरदास जी केवल यहीं तक नहीं रह रुकते। आज का युवा जहाँ दिशाहीनता, हताशा और तनाव से जूझ रहा है, कबीर की वाणी उन्हें आत्मबोध, सत्य और नैतिक साहस की राह दिखा सकती है। जैसे निम्न दो आत्मा की विसर्जन और अहंकार को त्याग का मूल संदेश देता है, जो आत्मविश्वास का मूल है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। और फिर विशेष विश्लेषण के बाद हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि कबीर के विचारों की कुछ सीमाएं भी हैं जो उनके विचारों की प्रासंगिकता पर प्रतिरोध आरोपित करते हैं। जैसे कबीर सामाजिक अन्याय में बांगड़ पर कठोर प्रहार तो करते हैं, लेकिन नारीवादी दृष्टिकोण पर स्पष्ट विचारों का अभाव पाया जाता है। अतः समावेशी दृष्टिकोण के विकास हेतु स्त्री के लिए कबीर के विचार को पुनः पाठ की आवश्यकता है। ठीक है, हाँ, मतलब ऐसा बोला जाता है कि कबीर ने मतलब महिलाओं को ये बोला कि उनमें बुद्धि नहीं होती है। ठीक है, वो कटाक्ष बोल सकते हो उस समय की, पर इसके कारण अरे हाँ, मतलब ठीक है, उन्होंने मुहावरों में यूज किया है कि अरे वो ठीक है, उस सामाजिक संदर्भ को देखते हुए ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखो, पर मैं फिर बार बता रहा हूँ वही चीज़ भाई आपको किस चीज़ से क्या सीखना है वो इम्पोर्टेंट मुझे बताइए। मतलब जैसे तालाब में आप कमल का फूल लेने जाते हो तो क्या वो कचरा तालाब सब से ही लाते हो, गंदा पानी से लाते हो? मतलब समझ बताओ, कमल का फूल लाते हो ना, खत्म बात। तो वैसे कबीर के जीवन से भाई जो सीखने को मिल रहा है वो सीखो ना। उस कचरे से, तालाब से तुम्हें क्या मतलब है भाई, जो सीख रहा है वो सीखो, क्या दिक्कत है। इसी तरह कबीर की वाणी आत्मज्ञान, भक्ति और प्रेम पर आधारित है, लेकिन यह दर्शन अक्सर व्यवहारिक है, नीतिगत मार्गदर्शन नहीं देता। इसके लिए लोक प्रशासन में कबीर मॉडल ऑफ इथिक्स विकसित किया जा सकता है, जो न्यूनतम आडंबर, अधिक पारदर्शिता और आंतरिक अनुशासन पर आधारित हो। एक कबीर द्वारा मंदिर, मस्जिद, मुल्ला सभी संस्थाओं की आलोचना की गई। इसके उन विचार कभी कभी व्यक्तिगत साधना तक सीमित हो जाते हैं, तो वह सामूहिक धर्म संस्थाओं की सामूहिक भूमिका की उपेक्षा करते हैं। इस हेतु कबीर के विचारों को धार्मिक सुधारवाद से आत्मसात किया जा सकता है। जैसे आज के संदर्भ में इंटरफेथ डायलॉग, समाज सुधार संस्थाएं, सेकुलर नीति शिक्षा में इनका उपयोग हो सकता है। अंततः यह कहना तार्किक रूप से उचित है कि कबीर कोई बीते युग के संत मात्र नहीं है, वे चेतना है, क्रांति है और आज का विवेक है। उनका जीवन और काव्य हमें धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक समरसता और आंतरिक शुद्धता का मार्ग दिखाता है। जहाँ समाज में भटकाव में हो, वहाँ कबीर की वाणी संविधान में पहले नैतिकता की बात करते हैं। जैसे कबीर कड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये हुई ना बात। आज भारत के ऐसे ही दृष्टा की आवश्यकता है, जो न डरता है, न झुकता है और केवल सत्य बोलता है। फिर मैं वही बता रहा हूँ, बहुत सारी कमियाँ हैं इसमें। पहली बात तो सिस्टमेटिक थोड़ा करने की जरूरत है। नॉलेज है, अच्छा खासा नॉलेज है, पर मेरा वही है कि सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, गवर्नेंस के क्षेत्र में ऐसे करके आपको डिवाइड करना पड़ेगा पहली बार, तब जाके अच्छे नंबर आएंगे। दूसरी बात, जब कमियाँ बताओ ना तो सुधारात्मक या उसका आधार दो, भाई किस आधार पे, किस उस टाइम में थे, पैट्रियार्की समाज था, ठीक है। उसके बाद में आप जब कंक्लूजन दो तो भाई पॉजिटिव, वैसे हम इससे क्या सीख सकते हैं, थोड़ा उस तरीके से देना चाहिए। तो नॉलेज है, मेरा मानना है कि अच्छा खासा नॉलेज है, परंतु फिर भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है अभी भी। महाकुंभ, देखा कल बेंगलोर आईपीएल क्या जीता, आज कितने लोग मर गए क्या ही करोगे। कौन मर गया? बेंगलोर में जश्न मना रहे थे तो मर गए लोग, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ चली गई। अच्छा, तो लोग मर गए लगभग। अभी 12 लोगों की तो खबर है, अभी और लोग मरेंगे, बहुत ज़्यादा भीड़। क्या ही करोगे। तो कोई भी चीज़ का पागलपन बहुत खतरनाक होता है, चाहे वो क्रिकेट हो, फिल्म हो, कुछ भी हो। अभी जब वो पुष्पा रिलीज हुई थी तब कोई लोग मरे थे। ये म्यूट करो, किसकी तरफ से ऑन है, म्यूट करो, म्यूट। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि अंधभक्त होना अरे ठीक है भाई, कल जीत गया, जश्न मना ले, हो गया ख़त्म। अब वही है कि वहाँ जाके देखना, ये है। फिर प्रशासन उस लेवल पे अपना सचेत नहीं रहता, साला क्या ही मतलब, गाली देने मन करता, सोए रहते हैं।
अरे यार ठीक है, देखो जब तुम्हें पता है कि ठीक है, पहली बात तो आप अलाउ मत करो अगर आपका कैपेसिटी से बाहर की कोई चीज़ है, ठीक है। अगर अलाउ करते हो तो फिर प्रॉपर मैनेजमेंट कीजिए। इंडिया में बहुत दिक्कत है ये, मतलब जैसे वो कुंभ के मेले में भी यही हुआ, जब तुम्हें पता नहीं है कि भाई तुम्हारी कैपेसिटी कितने की है, कितने लोग यहाँ आ सकते हैं, कितने लोग आ रहे हैं, जब तुम लोगों के पास ये डाटा नहीं है तो क्यों ऑर्गेनाइज करा रहे हो। अगर ऑर्गेनाइज करा रहे हो तो भाई सिस्टमेटिक करो। फिर इंडिया में दिक्कत क्या है ना कि ह्यूमन रिसोर्स की कोई वैल्यू है नहीं यहाँ पे। अपने जनसंख्या ऐसे मानते हैं यार फ्री पॉकेट में 2-3 बच्चे और पैदा हो जाएंगे, क्या दिक्कत है, मर रहे हैं तो क्या दिक्कत है। जब तक जिस देश में है ना ह्यूमन की कोई वैल्यू नहीं होती है ना, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकते, ये चीज़ याद रख लेना। जहाँ मानव संसाधन की कोई वैल्यू नहीं है ना, वहाँ जहाँ मानव संसाधन को कीड़े मकोड़े की तरह समझा जाता हो, तो फिर उस समाज का, उस देश का कुछ भी नहीं हो सकता, ये चीज़ याद रख लेना। रीज़न ये है ना कि इंडिया में मतलब वही बात हो गई कि अडानी मुकेश अंबानी इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, जो बेचारा जो गरीब आदमी है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हकीकत बता रहा हूँ, ये रियलिटी है, चाहे सरकार हो या समाज हो, जिस भी लेवल पे। तो मेरा मानना है कि बहुत गलत है। तो मतलब इस आप किसी भी आधार पे इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि अंबानी अडानी इनकी सेवा में तो आप हज़ारों आर्मी की पोस्ट लगा देते हो, और वही एक गरीब आदमी है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब यही है कि गवर्नेंस का जो मॉडल है तो बहुत गलत है। वो क्या ही करोगे भाई। देखो देश का नागरिक है, फर्स्ट प्रायोरिटी वो है। पैसे वाला होता है वो अलग बात है, टैक्स वो भी दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं जो ज़्यादा टैक्स देता है उसको ज़्यादा वो मिलना चाहिए। क्या ही करोगे, देश का हालत बहुत चिंतनीय दृष्टि में है, सोच विचार करने वाली बात है ये तो। चलो ठीक है, देखते हैं। महाकुंभ एक आध्यात्मिक संगम, तो प्योर टॉपिक है, ठीक है, रिलीजन बेस। तो मेरा मानना है कि ठीक है, थोड़ा बहुत विचार जरूर रखो कि आध्यात्मिक संगम के अलावा भी इकोनॉमी के आधार पे भी महाकुंभ थोड़ा इम्पोर्टेंस है, रोजगार देता है लोगों को। तो ऐसा नहीं कि आप ओनली एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण ही देख रहे हो इसमें, नहीं, आपको वो भी देखना है कि किस तरीके से। ऐसा इंटरनेशनल वे से भी देख सकते हैं ना, सॉफ्ट पावर दिख रही है इंडिया की। सॉफ्ट डिप्लोमेसी का पार्ट तो है ही, अच्छा खासा है। तो भला कहने मतलब कि आपको दोनों दृष्टिकोण, ऐसा नहीं कि आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लिख के आ जाओ, हाँ इतने, हाँ वहाँ पे इतने बाबा लोग आए, ये आए वो आए, डजंट नॉट मैटर। मतलब आपको थोड़ा क्रिटिकली एनालिसिस करना। जहाँ धर्म, श्रद्धा और संस्कृति में साथ करते हैं स्नान, वही महाकुंभ है, ठीक है। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास अनेक आध्यात्मिक परंपरा से समृद्ध रहा है, उन्हीं में से एक है महाकुंभ, जो केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है। देखो अब इनकी राइटिंग ऐसे अच्छी भी है, पर दूसरी सबसे बड़ी बात है ना, देखो यहाँ डिफरेंस, मतलब वर्ड्स में डिफरेंस, मतलब गैप है और ऐसे गैप है। तो राइटिंग आपकी अच्छी हो या ना हो, परंतु अगर ये चीज़ कर रहे हो ना, कभी दिक्कत नहीं होगी। राइटिंग के कारण आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये चीज़ याद रख लेना, पर ऐसा करना पड़ेगा। ये अच्छा किया है इन्होंने। अभी तक आध्यात्मिक महासंगम है, सांस्कृतिक उत्सव और सामाजिक समरसता, ये बहुत अच्छा वर्ड है, सोशल हार्मोनी का प्रतीक है। वह स्थल है जहाँ आस्था, परंपरा, योग, साधना, ज्ञान और भक्ति एक धारा में प्रवाहित होते हैं, ठीक है। क्योंकि महाकुंभ भारतीयों की आस्था का प्रतीक है, अतः हमारे लिए यह जाना आवश्यक है इसका उद्भव, मूल उद्भव क्या रहा है। गौरतलब है कि प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जो देवता असुरों के बीच में अमृत कलश के लिए संघर्ष हुआ, तब कुछ बूंद 4 स्थानों प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार में गिरी। तभी से इन स्थलों पर 12 वर्षों के चक्रीय क्रम कुंभ मेले के आयोजन की परंपरा प्रारंभ हुई है। यह आयोजन भारतीय धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जहाँ बहती है गंगा वहाँ बहती है आस्था, जहाँ जुटते हैं संत वहाँ खिलती है साधना। अब हम इसके आध्यात्मिक पक्ष पर नजर डालें तो महाकुंभ केवल स्नान का उत्सव ही नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि, मोक्ष की आकांक्षा का प्रतीक है। विभिन्न अखाड़ों के साधु संत, नागा साधु, तपस्वी, योगी, महात्मा यहाँ एकत्रित होते हैं। भक्तों का विश्वास होता है कुंभ के पावन काल में पवित्र नदियों से स्नान करने से समस्त पाप धुल जाते हैं। कुंभ में डुबकी नहीं है तो डुबकी है आत्मा की, मुक्ति की खोज में यह यात्रा परमात्मा की। यह भी ध्यान देने योग्य है कि महाकुंभ में भारत के कोने कोने से विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और पंथ के लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। यह वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मूर्त रूप देता है। महाकुंभ भारतीय संस्कृति के जीवन प्रदर्शन का भी मंच है, जहाँ लोक कला, संगीत, कथा, संकीर्तन, भोजन आदि के द्वारा ज्ञान और चेतना का संचार होता है। समाज साथी दृष्टि से आयोजन सामुदायिक बंधन, सहभागिता और सामाजिक समरसता का प्रबल बनाता है। वस्तुतः वेदांत और गीता के सिद्धांतों के प्रतीक के रूप में महाकुंभ वेदांत के उस सत्य को भी प्रत्यक्ष दिखाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। यह आयोजन हमें बताता है कि मनुष्य केवल नश्वर शरीर नहीं बल्कि अनंत चेतना। गीता में भी कहा गया है, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि वस्तुतः मुझसे करुते। इसी अनुभव की शक्ति को सर उन्होंने रिलीजन एंगल दे दिया ना पूरा। देखते हैं कि आखिरी में कुछ लिखा हो। इसी अनुभव की शक्ति को वर्ष 2019 के प्रयागराज में महाकुंभ में एक नागा साधु ने एक संवाद में कहा, ये स्नान पाप धोने के नहीं है, नहीं मैं को वहाँ देने का है,
ये स्नैप आप धोने को नहीं, मैं को बहा देने का। अच्छा, तभी तो मैं देखो वो कैसा क्या लिख रहा। हेलो। हाँ बोलो बोलो। भैया ये मतलब मेरे मोहल्ले का बच्चा है, इसको भी करनी है, तो डेमो लेने के लिए क्लास ले रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे मैं फिर बारह बता रहा हूँ, देखो ना, ठीक है, मतलब मेन थीम तो है, परंतु इसके अलावा भी रिलीजियस के अलावा भाई इकोनॉमी को, जैसे आपकी बार कितना सर इकोनॉमिकल एंगल हो सकता था, इंटरनेशनल हो सकता था, और एनवायरमेंटल हो सकता था, और पॉलिटिकल हो सकता था। हाँ हो सकता है, देखते हैं वो लिखा होगा। यह कथन बताता है कि कुंभ शरीर से नहीं, चित्र की गहराई से जुड़ा हुआ अनुभव है। वह 2024 के प्रयागराज महाकुंभ में भी हजारों साधक ध्यान और योग के माध्यम से अंतर्मुखी यात्रा करने आए, जो कि भीड़ में एकांत खोजने की यात्रा है, जहाँ बाहर की शोर भीतर की शांति का जन्म देते हैं। अर्थात यह कुंभ नहीं, आत्मा का दर्पण है, जहाँ हर व्यक्ति स्वयं से मिलता है। परंतु वर्तमान में हुए 2024 के महाकुंभ कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ भी देखी गई जिन्हें देखकर सुनकर भी मन भी कचोटने लगता है, जैसे आध्यात्मिक यात्राओं का बाजारीकरण, जहाँ एक और यहाँ आत्मा की मुक्ति का साधन होना चाहिए, वहीं उसका उपयोग धार्मिक प्रदर्शन, राजनीतिक मंचन और व्यावसायिक लाभ के लिए भी हुआ। ये भी ठीक है, क्रिटिसिज्म ठीक है। जैसे कुछ साधु संत प्रचार कैमरा और सोशल मीडिया के लिए जरिए ब्रांड बनने की ओर में लग गए थे। कौन याद आया? IIT वाला बाबा जिसे सच्चे तपस्वियों की साधना छिप जाती है, उदाहरण के लिए IIT बाबा। ऐसे नाम नहीं लिखना चाहिए, थोड़ा बचना चाहिए। देखो ना, देखो समझने वालों के लिए, मैं जैसे मैं यही समझ गया भाई, उसके बारे में बात कर रहा है। आपकी लेखन शैली की सबसे बड़ी यही मतलब कला होनी चाहिए कि आप सामने वाले व्यक्ति के नाम लिए बिना उसको आप प्रस्तुत कर सको। ये कला बहुत माहिर करती है इंसान को, याद रख लेना ये चीज़। अभी है ना, ये गलत है अब हो सकता है जो कॉपी चेक करो IITian बाबा के भक्त हो तो फिर क्या करोगे। पर मैं देखा कि IITian बाबा अभी गायब है, अभी उसका कोई चल नहीं रहा सर तो क्या किया था उसने, बस वो सोशल मीडिया पे वो हो गया था बहुत ज़्यादा। अरे वो तो दिख ही रहा था भाई। मैंने सच्चे जो साधु होते हैं उन लोगों से मैं मिला हूँ, वो ऐसा करता ही नहीं है। पहली बात वो करते ही नहीं इस टाइप का, वो अपने काम कार्य में बिजी रहते हैं हमेशा, याद रखना। वो इस तरीके पॉपुलैरिटी चाहते ही नहीं है। पहली बात, साधु तो असली साधु तो वही है जो पॉपुलैरिटी चाहता ही नहीं है। जो पॉपुलैरिटी चाह रहा है वो साधु है ही नहीं फिर। मतलब एक बहुत खतरनाक फिलोसफी है, अगर आप डिवोशन में बहुत अंदर घुसोगे ना। एक चीज़ याद रख लेना कि जहाँ पे व्यक्ति अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कोई साधु बन के, मेरा नाम ये है, मैं हूँ, ये हूँ, तो समझ लो फिर वो ख़त्म है। साधु वही है जो भगवान को रिप्रेजेंट करे, उसको देख के लोग भगवान को याद करें। असली साधु वो है जो अपनी पूजा करा रहा, समझ लो साधु नहीं है। ये चीज़ याद रख लेना, वो साधु है ही नहीं। जिसको देख के भगवान याद आए आपको और वो भगवान का आपको मेमोराइज कराए, वो साधु है असली याद रखना है। बाबा के नाम से प्रसिद्ध एक नव साधु इसीलिए कहा भी जाता है, जहाँ साधना व्यापार बन जाए वहाँ कुंभ केवल भीड़ का पर्व रह जाता है। इसी कारण पुरातन आध्यात्मवादी संस्कृति के संरक्षण और विरासत को बनाए रखने तो आध्यात्म आडंबर के बीच अंतर करने की जागरूकता की आवश्यकता है। साथ ही मीडिया और सरकार का फोकस वास्तविकता, साधना, मौन, योग और ज्ञान चर्चा पर हो एवं नकली बाबा और अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों पर सख्त नियंत्रण आरोपित किया जाए। ये समाधान निश्चित ही भारतीय महाकुंभ का एक आध्यात्मिक महासंगम के रूप में चिरकाल तक स्थायी बनाए रख सकेंगे। अतः संपूर्ण स्वरूप में महाकुंभ केवल धार्मिक आस्था का उत्सव न होकर यह भारतीय संस्कृति की गहराई, सहिष्णुता और सार्वभौमिकता का प्रतिबिंब है। यह आयोजन बताता है कि भारत न केवल आध्यात्मिक रूप से जीवित है बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी एकजुट है। अतः जहाँ हर मन तपस्वी बन जाए, जहाँ हर हृदय गंगा हो जाए, वहीं तो महाकुंभ आत्मा का उत्सव है। तो वही चीज़ तो मेरा मानना है कि उसमें ज़रूर एंगल डालने चाहिए थे। देखो चाहे ठीक है, मेन पार्ट ये था, परंतु आप थोड़ा बहुत तो ज़रूर जाओ, मेरा ये मानना है। थोड़ा बहुत एंगल तो ज़रूर देना चाहिए था, क्योंकि मेरा माना कि थोड़ा बहुत एंगल देने से ना आपकी डाइवर्सिटी बढ़ती है, ऐसे में नंबर आने के चांसेस बढ़ते हैं आपके। तो वही है, देखो इसीलिए तो सबसे मेन जो चीज़ है ना, ऐसे आपको दिखाता है कि आप कितने विचार है आपके अंदर, आपके विचारों की सीमा कहाँ है। याद रख लेना कि स्वतंत्र जो विचार वाले इंसान होते हैं ना, जो विचरणशील होते हैं, उनके ऐसे में बहुत नंबर आएंगे अच्छे। सर हाँ बोलिए। सर एक जैसे ऐसे में मतलब लगभग कितना कोटेशन या फिर कबीर के दोहे, ज़्यादा कोटेशन भी यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा भी नहीं 10 कोटेशन यूज कर रहे हो। जैसे अभी हमने देखा ना, एक जिनका कॉपी था उसमें लगभग 8-10 ऐसे 5-6 तो होंगे, 8 तो होंगे दोहे। मिनिमम 5 यूज कर सकते हो, इससे ज़्यादा तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि है ना, आपका ऐसे का कॉपी उसको ऐसे पढ़ के नहीं लगना चाहिए कि वो हिंदी लिटरेचर का कॉपी है।
ये भी याद रखना। तो बचना चाहिए 5, मेरा मानना है कि 5-6 से ज़्यादा तो नहीं लिखना चाहिए। और मेरा मानना है कि 4 या 5 में अच्छा काम चल जाता है, अच्छे नंबर ला सकते हो आप। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं 10 लिखोगे तभी अच्छे नंबर आएंगे। पर मेरा मानना है कि ज़्यादा नहीं, ऐसा भी नहीं कि आपको कोटेशन ही कोटेशन। अरे मतलब फिर मैं बता रहा हूँ, कोटेशन लिख सकते हो ठीक है, पर उसके लिए रेफरेंस बनाओ, बैकग्राउंड बनाओ। अगर वहाँ अगर फिट बैठ रहा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आप निशान जैन की कॉपी पढ़ोगे ना, मैंने उनकी भी कॉपियाँ पढ़ी है, तो वो बहुत यूज़ करते थे भाई कोटेशन। पर उनका देखना कोटेशन यूज़ करने का तरीका, वो रेफरेंस देते हैं उसके बाद में कोटेशन लिखते हैं, तो उसमें बहुत महारत हासिल चाहिए भाई, तब जाके आप यूज़ कर पाओगे। फिर अगर आपके अंदर वो स्किल है तो फिर करो यूज़, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने देखा है मोस्टली थोड़ा ज़्यादा भी नहीं ऐसा नहीं, फिर आपको बहुत सटीक लिखना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत भी अगर इधर उधर भटके है ना कोटेशन का, लग रहा है कि टॉपिक से बाहर जा रहा है, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलो देखते हैं इन्होंने क्या लिखा। सीमा पर आतंकवाद का समाधान ऑपरेशन सिंदूर। अब देखो ये ओपन एंडेड जो भी ऐसे होते हैं ना, याद रखना कि इसमें ऐसा नहीं कि हाँ बस ये सॉल्यूशन नहीं समझ, मतलब इसका देखो अब ये WH वर्ड से ज़्यादा अच्छे से ये ऐसे डील हो सकता है। क्या सीमा पर आतंकवाद का समाधान ऑपरेशन सिंदूर है? क्या हो सकता है? क्या कहा जा सकता है? बड़ा समझ रहे हो ना। इस टाइप से जब आप क्वेश्चनिंग करोगे किसी ऐसे पे, ऑटोमेटिक तुम्हें उसके आंसर मिलते जाएंगे और लिखते जाओ, ठीक है। जब शांति की पहल को कमजोरी समझा जाए तब राष्ट्र को अपने पराक्रम की भाषा में उत्तर देना पड़ता है। एक शांतिप्रिय देश के रूप में भारत ने हमेशा से कूटनीति और सह अस्तित्व को महत्व दिया है, परंतु दशकों से सीमा पार आतंकवाद ने भारत की संप्रभुता एवं सुरक्षा को चुनौती दी है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में बार बार खून खराबा कर रहा है। इसी तरह पर 2025 में पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार द्वारा प्रारंभ ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य प्रतिरोधी नहीं बल्कि एक संदेश था कि अब भारत आतंकी प्रायोजकों को उनकी जमीन पर ही उत्तर देगा। क्योंकि सिंदूर भारतीय परंपरा में विशेष महत्व रखता है, जो एक महिला अपने पति के प्रतीक के रूप में माथे पर धारण करती है। वर्ष 2025 के पहलगाम हमले में आतंकियों द्वारा महिलाओं के पतियों कोई निशाना बनाया गया, जिससे भारत की बेटियों की मांग का सिंदूर उचाड़ दिया। इसी तरह से प्रतिरोध में बदले की भावना स्वरूप भारत सरकार ने आतंक प्रायोजकों से निपटने हेतु ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया। यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि सीमा पर आतंकवाद आखिर क्या है। प्रस्तुत यह प्रक्रिया जिसमें किसी देश की सीमा के बाहर से आतंकी संगठनों द्वारा दूसरे देश में हिंसा, घुसपैठ, चरमपंथ और अस्थिरता फैलाई जाती है। भारत में यह विशेषता पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित और वित्त पोषित आतंकवादी के रूप में सामने आता है। उदाहरण के तौर पर 1999 घुसपैठ के आतंकवाद नुमा रूप के प्रतिरोध में कारगिल युद्ध, 2001 में संसद हमला, 2008 में 26/11 मुंबई हमले, 2011 मुंबई उरी हमला, 2019 में पुलवामा व 2025 में पहलगाम ने हमला इत्यादि। इन घटनाओं ने सीमा पर स्थित राज्य जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब राज्यों में आदि के बाद में आदि पंजाब राज्यों आदि राज्यों में इस प्रेरक के रूप में कार्य किया, ठीक है। जो हजारों नागरिकों, सैनिकों, मुद्दे, सांप्रदायिक तनाव, युवाओं में कट्टरता, भारत पाक रिश्तों की अविश्वास और सुरक्षा के संतुलन के विकास को बिगाड़ने मूल कारण रहे। ये ऐसे भी मुझे लग रहा है एक तरफा ही लिखेंगे, सही नहीं है तरीका भाई। उस ऐसे का थीम ये है, मैं कितनी बार बोलता हूँ, जब भी आप ऐसे लिखो ना तो उसके ऐसे की थीम आपके बार बार दिमाग में घूमती रहनी चाहिए। क्या भाई सीमा पार आतंकवाद का समाधान ऑपरेशन सिंदूर है? इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शन है, उन पे बात करना बहुत ज़रूरी है भाई। देखते हैं इन्होंने किया नहीं किया। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद आतंकी गतिविधियों व सेना प्रतिरोध में काफ़ी कमी आई थी। रेटों की लगातार बढ़ती प्रवृत्ति के कारण जम्मू कश्मीर में अर्थव्यवस्था भी अपनी गति पकड़ चुकी थी। इसका एक उदाहरण यह है कि लाल चौक पर भारतीय तिरंगा स्थापित करना। यहाँ 2024 में अकेले लगभग 2.36 करोड़ पर्यटकों ने दौरा किया, जो वर्ष 2000 की तुलना में 11.4% अधिक था। परंतु 2025 के पहलगाम आतंकी हमले ने स्थिति बदल दी कि पर्यटक भी वहाँ जाने से डर रहे। इस आतंकी हमले के रिटेलिएशन में ऑपरेशन सिंदूर के रूप में भारत ने सुनियोजित आतंकवाद के खिलाफ अपनी नई नीति को उजागर किया, जो सीमा पार आतंकवाद से निपटने हेतु भविष्य में पूर्ण रूप से सक्षम होगी। न वार किया हमने पहले, न भय दिखाना किसी को, पर जो नापे सीमा को बार बार हम उत्तर मिलेगा उसे हर बार। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर केवल बदला नहीं बल्कि आतंकी उद्योग जड़ों की काटने का प्रारंभ था। इसके अंतर्गत भारतीय सेना द्वारा POK में चल रहे आतंकी ठिकानों को ड्रोन, मिसाइल और ग्राउंड कमांडोज द्वारा ध्वस्त किया गया। आधुनिक तकनीकी यथा सेटेलाइट, कृत्रिम बुद्धि आधारित इंटेलिजेंस, रियल टाइम निगरानी आदि का प्रयोग S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा यहाँ भारत का मुख्य लक्ष्य केवल आतंकवादियों को सपाया व उनके ठिकानों लक्ष्य बनाना था, न कि आम नागरिकों को कोई हानि पहुँचाना।
वर्तमान समय में ऑपरेशन सिंदूर के लगातार जारी रहने ने भारत के आतंकवाद के समाधान की बहुस्तरीय रणनीति को भी उजागर किया है, जिसके अंतर्गत एलओसी पर स्मार्ट फेंसिंग एवं हाईटेक निगरानी, सटीक व सीमित जवाबदेही हमले के साथ विशेष बलों की भूमिका को बढ़ाना है। कूटनीतिक पहल के अंतर्गत भारत पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डलवाकर वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को आतंक औसत सिद्ध कर भारत, यूएसए व भारत फ्रांस जैसे रक्षा संगठनों को मजबूत कर इसके समाधान के लिए प्रयासरत है। साथ ही कट्टरपंथ से निपटने हेतु सोशल मीडिया निगरानी, सीमावर्ती युवाओं के खेल, शिक्षा, रोजगार के अवसर को पैदा कर आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने का प्रयास करता है। भारत वस्तुतः दोहरे संतुलन, एक और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा एवं दूसरी ओर युद्ध स्थिति में बचना और सम्मान बनाए रखने का प्रयास करता है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे सीमित लक्ष्य आधारित हमले इस संतुलन का आदर्श उदाहरण है। वे युद्ध नहीं बल्कि एक न्यायिक उत्तर है जो देश की संप्रभुता की रक्षा करते हैं। निष्कर्षतः यह कहना उचित होगा कि सीमा पर आतंकवाद केवल सीमा की रक्षा का मुद्दा ही नहीं है, राष्ट्र की अक्षमता, आंतरिक एकता और वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रश्न है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की नई सुरक्षा नीति का प्रतीक है, जहाँ से आंतरिक इच्छा के साथ साथ आत्म रक्षा की क्षमता भी है, लेकिन अंतिम समाधान केवल हथियारों से नहीं, विकास, समावेशिता और वैश्विक सहयोग से आएगा। अर्थात बात अब सिर्फ सरहद की नहीं, सोच की भी है, जहाँ आतंक पहले वहाँ तक आवाज़ पहुँचना जरूरी है। अब देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो भाई पहली बात तो भाई आतंकवाद का एक सॉल्यूशन है ऑपरेशन सिंदूर। पहली बात मैं फिर बार बता रहा हूँ, कभी भी कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन है ना, युद्ध या जैसे, ठीक है ये एक भय पैदा करने के लिए ज़रूर हो सकता है कि हाँ थोड़ा डर पैदा होगा पाकिस्तान में, पर हमेशा ये चीज़ काम नहीं करती है। तो फिर दूसरा कुछ और काम करो। हाँ फाइनेंशियल जैसे है, इसने बताया एफएटीएफ का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलाओ, ठीक है, उसका फंडिंग को आप रोको, ठीक है। उसके अलावा डिप्लोमेटिक वे भी होते हैं, जैसे सिंधु नदी जल समझौता, ठीक है, उसके अंतर्राष्ट्रीय दबाव को, ठीक है। फिर उसके बाद में ये तो एक तैयार हो गया, ये होता है ना साम दाम दंड भेद नीति, वही तरीका हो गया। फिर उसके बाद में भाई भेद नीति क्या होगी, ठीक है, उसके लिए आपको डिप्लोमेटिक चैनल भी बनाए रखने पड़ेंगे, ठीक है। अरे एक होती है ना सॉफ्ट छवि का निर्माण करना, वो भी बहुत ज़रूरी है। वहाँ क्या लोगों को अवेयर कराना कि भाई आपका लोग ही, आपके जो सरकार है वो गलत हाथों में काम कर रही है, ताकि वो डेमोक्रेसी जब अच्छे से आएगी तभी तो चीज़ें अच्छे से होगी, नहीं तो कैसे होगी, तो पॉसिबल चांसेज ही नहीं है। तो मेरा कहने मतलब है कि थोड़ा मल्टी डायमेंशनल में जब सॉल्यूशन दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप एक ही सॉल्यूशन पे जाओगे ना फिर सही नहीं होगा। अब देखो एक राष्ट्र एक चुनाव, ये बहुत हॉट टॉपिक है, पिछली बार मेंस में भी आया। ऐसे में दे सकता कोई बड़ी बात नहीं है, पर हाँ आपकी बार जुडिशियल देख लेना, जैसे वो जो कौन थे वो चीफ जस्टिस, जिनको जो भी है, जिन पे लगेगा पहली बार इंडिया के इतिहास में ऐसा होगा, सोचो कि किसी जज को हटाया जाएगा, ये बहुत शर्मनाक बात है जुडिशियल के लिए। सर पहले पारित हुआ था, पहले भी तो आया था बट पूर्ण रूप से पारित नहीं हो पाया था। पारित क्या, वो चर्चा ही नहीं हो पाई थी। जैसे क्या प्रोसेस होता है, जैसे आज न्यूज़ में भी था ये, तो देखो लोकसभा से चाहिए 100 लोगों का सिग्नेचर, चाहिए सिग्नेचर 100 लोगों का, ठीक है, और राज्यसभा से चाहिए 50 लोगों का। पहले तो ये चाहिए इम्पीचमेंट प्रोसेस के लिए, ठीक है, उसके बाद में लोकसभा स्पीकर की अनुमति, इधर राज्यसभा स्पीकर की अनुमति, मतलब जिस भी सदन में चलाया जाएगा उस सदन के अध्यक्ष की अनुमति होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना होगा ही नहीं। जब ये अनुमति देंगे तब जाके उस पर चर्चा चलेगी, तब फिर वोट पारित होगा, तब जाके हटाया जाएगा उसको। तो आपकी बार रिमूवल ऑफ जजेस द प्रोसेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, और आएगा लगभग, मेरा मानना है कि जुडिशरी से 2-3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब याद करो मैंने पीटी के लिए बोला था कि देखो राज्यपाल के कम से कम 2-3 क्वेश्चन आएंगे, देखो आया तो ऐसा अनुभव हो जाता है भाई, इतने साल पढ़ाते हो गए। अब देख लेना आपकी बात ज़रूर आएगा, जुडिशरी से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं आपकी बार मेंस में, ठीक है। एक राष्ट्र एक चुनाव पिछली बार मेंस में आया भी था। चुनाव पर्व है लोकतंत्र का, पर क्या जब ये बार बार हो, शक्ति, समय और धन की बर्बादी, क्या ऐसे कोई समाधान है? आप लोगों में से मुझे कोई बताएगा कि इसके फायदे क्या है? एक राष्ट्र एक चुनाव कराने के फायदे बताओ, फायदे और नुकसान बताओ दोनों। फायदे बहुत है सर। अच्छा लेकिन नुकसान भी बहुत है। बताइए। पहले नंबर फायदा है कि हर साल जो चुनाव कराए जाते हैं उससे मतलब कि संसाधनों का पहले नंबर पे ज्यादा बढ़ जाता है।
और दूसरी नंबर सरकारें जब चुनाव में, केंद्र सरकार चुनाव में व्यस्त रहती है तो रोजगार को मतलब जो विकास की प्रक्रिया है बहुत धीमी हो जाती है, क्योंकि सरकार को चुनाव हारने और अपने आत्मसम्मान की बात आ जाती है। जैसे अभी केंद्र में बीजेपी सरकार है, बिहार में चुनाव हार जाए, यूपी में अगर तो चुनाव हार जाए तो उसके लिए बहुत सरदर्द बन जाएगा, क्योंकि यूपी और बिहार में लोकसभा सीटें ज्यादा है, इससे उनको अपने चुनाव की चिंता सताने लगेगी। और दूसरी बात है कि एक मतलब कि संसाधन, एक मिलिट्री फोर्स का एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, हर मतलब 5 साल में जल्दी करना और हर 1 साल में, इससे लोगों को ज्यादा असुविधाएं होती है। ट्रैफिक की समस्या मतलब जैसे इतना का आवागमन हो रहा है तो जो विकास की अवधारणा नहीं जाएगी, और जो स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत संरचना जिसे कहते हैं तो उसका घाटा हो जाएगा। लेकिन एक देश एक चुनाव कराने से तो समस्या क्या होगी कि लोगों को जो है प्रतिनिधि बदलने का जो है ना कम चांस मिलेगा, क्योंकि लोगों को कहता है कि केंद्र में सरकार होनी चाहिए, किंतु क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दे अलग अलग होते हैं। जैसे राजस्थान का जो क्षेत्रीय मुद्दा है वो राष्ट्रीय मुद्दा नहीं हो सकता, इसीलिए राजस्थान में कभी एक केंद्र और सरकार और उसकी सरकार अमूमन अलग अलग रहती है। राज्य सरकार में चलो ठीक है, नेगेटिव पॉइंट बताइए रमेश, नेगेटिव पॉइंट बताइए, आप टू द स्पेसिफिक बताइए, ऐसे विस्तार मत दीजिए। नेगेटिव पॉइंट पहले नंबर ये हो गया कि क्षेत्रीय मुद्दे इस पे दब जाएंगे, ठीक है, और दूसरे नंबर हो गया क्षेत्रीय पार्टियां इस पे दब जाएंगी, और तीसरी बात है कि जो धन और बल का जो बाहुबल का प्रकोप है ना सर, ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब कि बिजनेस वाली पार्टियां हैं जो धंधा और धंधा की राजनीति करती हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा। तो तीसरा पॉइंट हो गया। और कितने याद आ रहा है? और कोई बताएगा इसके अलावा पॉइंट? यस सर, इसमें ये भी हो सकता है ना कि अगर किसी राज्य में सरकार गिर गया तो फिर पूरे देश में चुनाव करवाना होगा। पूरे देश में क्यों करवाना होगा सर? अगर एक ही चुनाव होगा, एक ही राष्ट्र एक चुनाव होगा, तो किसी एक राज्य की सरकार गिर गई तो फिर तो पूरे देश में करवाना होगा ना उस राज्य में सरकार लाने के लिए। अरे वो अरे उस राज्य के लिए राज्य के साथ ही होगा ना, राज्य के लिए मतलब तुम ये जो पॉइंट सही बोलना चाह रही हो परंतु सही नहीं। देखो उसका मतलब ये बोल सकती हो कि चुनावी जो प्रक्रिया है, जैसे मान के चलो एक साथ चुनाव करवा दी, तो मान के चलो भाई राज्यों में जब चुनाव गिर जाएगी तो फिर उसके तुम टाइम पीरियड को कैसे डिसाइड करोगे, वो दिक्कत होगी, ठीक है। या फिर अभी जैसे मान के चलो कि एक सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि चलो ठीक है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि 2029 एक साथ करो। अब हो सकता है बेचारा कुछ जैसे यूपी में 2026 या 27 में चुनाव है, उसका तो 1 साल ही होगा, तो फिर उस ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे कि भाई 1 साल बाद में चुनाव करा दोगे, तो कोई मतलब बनता ही नहीं। फिर यह मान के चलो जहाँ पे 3 साल हो रहे होंगे, किसी के मान के चलो कि 2029 तक 6 साल हो जाएंगे, क्या उनका एक्सटेंशन करोगे आप? तो वो थोड़ा संवैधानिक मुद्दा है, तो वो भी एक बहुत बड़ी जटिल प्रक्रिया है, याद रखना। दूसरी बात जो तो तुम लोग थोड़ा देख नहीं पा रहे हो, मतलब वो ऐसा बोला जाता है कि जब चुनाव होते हैं ना तो ब्लैक मनी है ना, ब्लैक मनी वो बाहर आती है, और वो ब्लैक मनी जब बाहर आती है तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। और सोचो अगर एक साथ चुनाव होंगे ना तो फिर मामला गड़बड़ जाएगा। ये हकीकत है, ये आप लोग ये समझ नहीं रहे हो, क्योंकि जब राज्यों में चुनाव होता है ना तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। जैसे नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, पंचायती राज के चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, एमएलए के चुनाव हो रहे हैं, एमपी के चुनाव हो रहे हैं ना, बहुत लोगों को रोज़गार मिलता है, पोस्टर छापने वालों को रोज़गार मिलता है, मतलब समझो मतलब हर बहुत गाड़ियों वालों को रोज़गार मिलता है। तो ये भी एक समस्या होगी कि रोज़गार भी ख़त्म होंगे। दूसरी बात ये है कि ब्लैक मनी थोड़ा बहुत काम आती है, नहीं तो ऐसे तो ब्लैक मनी पता नहीं कहाँ ही यूज होती है, तो वो भी एक दुविधा है, परंतु उनको बोल सकते हैं थोड़ा कम महत्व की है, परंतु महत्व की है, ठीक है। दूसरी बात भारत में है ना, ये बोला जाता है कि चुनाव जो है ना एक पर्व बन चुका है, एक फेस्टिवल बन चुका है। तो एक वो भी है कि भाई फिर तो वही बात हो गई, दीपावली जैसे साल में एक बार आती है तो चुनाव भी 5 साल में एक बार आएंगे। तो ये मतलब गहन मुद्दे नहीं है, परंतु फिर भी दिक्कत है। दूसरी जो दिक्कत है आप लोग नहीं समझ पाए कि जब आर्मी को डिप्लॉय करोगे भाई, बिना चुनाव ऐसे नहीं होता है, तो उस कंडीशन में देश की जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो थोड़ा सीवियर कंडीशन में जा सकती है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि जब एक साथ चुनाव कराओगे ना पूरा आर्मी को लगाना पड़ेगा पूरा, तो उसमें क्या होता है जैसे पब्लिक मूवमेंट
जैसे मान के चलो जैसे नॉर्मल ट्रैफिक वाली पुलिस सब तो लगेंगे ना, तो वो दिक्कत हो सकती है। पर ना फ़ायदे भी है कि बार बार लगाना नहीं पड़ेगा, जो टीचर्स लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम होगा, ठीक है। फिर बात मुद्दा ये भी बन रहा है कि भाई क्या तीनों जगह तीनों लेयर में एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे? अब जब तीनों लेयर में नहीं करवाए जाएंगे तो नुकसान भी है, फ़ायदे भी है, बहुत सारी चीज़ें। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी एक राष्ट्र एक चुनाव की जो बात चल रही है ना इंडिया में, वो अभी मतलब एमएलए का और एमपी के चुनाव है ना, उन्हीं तक सीमित है। अभी इसको मुझे नहीं लगा थर्ड टायर तक लेके जाएंगे ये लोग, क्योंकि फिर वो नहीं बन पाएगा। पॉसिबिलिटी है नहीं कि आप सरपंच का वोट भी उसी दिन दो, फिर तुम्हें पता वार्ड पंच का भी होता है उसी दिन चुनाव, उस दिन आप एमएलए भी चुन रहे हो, उसी दिन आप जो है कि एमपी भी चुन रहे हो, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, थोड़ा दिक्कत होगी। मतलब फिर दूसरी बात, इसके लिए जो अपना चुनाव आयोग है उसकी एफिशिएंसी में भी इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, उसकी दक्षता सुधरे, ताकि भाई दूसरी बात ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि चुनावी वोटिंग का हेरफेर हो रहा है। तो इतना इजी टास्क नहीं है, पर करवाना चाहिए। पर मैं फिर बार बता रहा हूँ सर, लेकिन ये फिर तो होता है वोटिंग के टाइम। हाँ होता है सर अगर मान लो मैनिपुलेशन के चक्कर में, हाँ बोलो मैनिपुलेशन के चक्कर में जो है कि सेंटर में भी एक ही सरकार आ गई या मोस्टली स्टेट्स में भी एक ही सरकार आ गई, और अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर चेंजेस लाने तो हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन जरूरी होता है स्टेट्स का। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब है कि तानाशाही सरकारें भी बन सकती है। हाँ, जैसे होता है ना, जैसे मुझे याद अच्छे तरीके से 2013 में जब मोदी पहली बार खड़े हुए थे ना, तो उस टाइम देश में ये माहौल था कि कठपुतले को भी खड़े कर दोगे ना तो वो भी जीत जाएगा तो जब ऐसी कंडीशन बनती है ना, तो ऐसे लोकतंत्र भी खतरे में चले जाएगा, लोकतंत्र खतरे में चला जाएगा। तो क्यों सर, ऐसी क्यों वहाँ तब ऐसी क्यों सिचुएशन थी? अरे वो तो अभी भी थी ना, 2019 में भी थी ना, लहर होती है भाई, बीजेपी की लहर थी उस टाइम। अच्छा। तो और क्या, जो बीजेपी के अभी मोदी के नाम पे बहुत सारे चेहरे बैठे हुए हैं जो मोदी के नाम पे वोट लड़ते हैं, उनका तो खुद का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है सर। बहुत महंगा टिकट आता है प्रधान का भी वही तो बात है ना। सर भजन लाल को भी तो ऐसे ही बनाया है, हेलीकॉप्टर सीएम है वो तो हेलीकॉप्टर तो और क्या, जिनका कोई आता पता नहीं होता, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होता, ऐसे जिनको बना दिया जाता वही कहलाते, और क्या होता है। पर मेरे से कोई ऑनेस्ट ओपिनियन ले तो मैं बोलूँगा कि अभी के लिए तो भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव नहीं होना चाहिए। हाँ सर, क्योंकि जब तक लोगों में इवन सर वो किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाती है सारी बात। दूसरी बात ये उसके जो बेसिक वैल्यूज है, मेरा मानना है जब तक लोग मैच्योर नहीं होते हैं ना तब तक ऐसी कंडीशन, क्योंकि ना लोग है ना आज भी धन के नाम पे, धर्म के नाम पे पागल होते हैं, तो धर्म के नाम पे वोट देंगे तो फिर अस्तित्व खत्म हो जाएगा, फिर डाइवर्सिटी। जैसे ऐसे कहते हैं ना कि इंडिपेंडेंट होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फिर इंडिपेंडेंट चीजें नहीं रहेगी। अरे कुछ ही नहीं है वो सब, ठीक है, पक्षपात तो रहती है अभी। सर अपन को देखना तो पड़ता है ना, अपन को इसी एंगल से मेरा मानना है कि अभी के सेंस में तो नहीं होना चाहिए। अभी जिस तरीके का भारत में राजनीतिक माहौल है, मैच्योरिटी नहीं है लोगों में, अभी तो नहीं होना चाहिए। 2050 तक तो टाली देना चाहिए, उसके बाद में देखा जाएगा। हाँ सर, मैंने काउंट कर लिए वो कॉम्प्रहेंशन कितने सही हुए। देखो 19 मेरे करेक्ट हो रहे हैं, 6 मेरे इनकरेक्ट हो रहे हैं, 2 का उसने आंसर नहीं दिया, और 2 जो मैं करके 2 जो बचे ना बाकी 29 में से 1 का मैं करके नहीं आई हूँ, और 1 का जो मैंने किया है वो मेरे को पता नहीं है। आप फिर बढ़ भी सकते हैं तुम्हारे। अच्छा, मतलब जिनके 24-25 सही हो रहे हैं तो उसमें डाउट है। नहीं, मेरे 6 इनकरेक्ट है। हाँ फिर ठीक है, चलो ठीक है। एक राष्ट्र एक चुनाव, ठीक है। चुनाव पर्व है लोकतंत्र का, पर क्या हो जब ये बार बार हो, शक्ति समय और धन की बर्बादी, क्या ऐसा कोई समाधान हो? वर्तमान भारतीय लोकतंत्र में विभिन्न स्तरों पर लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय के चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। इसमें देश में लगभग हर वर्ष कोई न कोई चुनाव चलता रहता है, जो शासन, प्रशासन, विकास कार्यों, संसाधनों पर गहरा प्रभाव डालता है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक राष्ट्र एक चुनाव की संकल्पना सामने आई है, जो विभिन्न स्तरों के चुनाव को एक साथ कराने का सुझाव देती है। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में कानून मंत्रालय की सलाह पर एक राष्ट्रीय चुनाव समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया, जिसने वर्ष 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। परंतु आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए यह भी जानना आवश्यक है कि आखिर एक राष्ट्रीय चुनाव की अवधारणा क्या है, क्या भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या हो सकता है, क्या यह भविष्य के लिए प्रासंगिक हो सकता है। तब एक राष्ट्रीय चुनाव की अवधारणा में दृष्टिपात करते हुए स्पष्ट होता है कि इस प्रणाली में लोकसभा तथा सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाए, जिससे पर मैं फिर बार बता रहा हूँ, शायद अभी ये क्लियर नहीं है, शायद पंचायत स्तर को लेंगे नहीं लेंगे, और मुझे नहीं लगता वो फिजिबल होगा ही नहीं।
आचार संहिता, खर्च और प्रशासनिक, फिर बात तो फिर क्या है मतलब हो जाएगा, फिर पंचायती चुनाव होते रहेंगे। तुम्हें पता है, चलो और राज्य में तो इतना मुद्दा नहीं बनता है ये पंचायत, पर तुम्हें पता बंगाल में ना, बंगाल में जब ये पंचायतों के चुनाव भी होते हैं ना, तब भी दंगे होते हैं वहाँ पे। अब सोचो जब वहाँ पे जब थर्ड लेवल टायर वहाँ पे जब पॉलिटिकल पार्टियाँ चली जाए ना, तो देश का कुछ भी नहीं हो सकता। वहाँ पे तो यार लोगों को इंडिपेंडेंट लड़ने दो, पर नहीं लड़ने दिया जाता। भाई सरपंच इस पार्टी का बनेगा तो फ़ायदा मिलेगा, ये सब सारी प्लस माइनस चलता है, ये बहुत गलत चीज़ है। थर्ड लेवल गवर्नमेंट है ना, लोगों को मैच्योर बनाती है ना, कि वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी डाल दोगे ना आप तो फिर दिक्कतें होती है। इसीलिए देखना बंगाल में बहुत झगड़े होते हैं, बहुत लोग मरते हैं उस टाइम, तो सही चीज़ नहीं है। इसका उद्देश्य चुनाव प्रणाली को अधिक प्रभावशाली, किफायती और पारदर्शी बनाना है। पर क्या यह कहना उचित होगा कि ऐसा भारत में पहली बार होगा? तो इसका उत्तर है कि स्वतंत्रता के बाद 1951-52 के आम चुनाव से 1967 तक भारत में लोकसभा की विधानसभा चुनाव एक साथ होते रहे। और एक चीज़ मैं फिर बता रहा हूँ, सस्टेन नहीं कर पाएगा, यह बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा तब दिक्कत। जैसे मान के चलो अभी जैसे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है सरकारें जानबूझ के गिरा दी जाती है, फिर क्या करोगे उसी कंडीशन में? मतलब थोड़ा बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इतना ईजी नहीं है। और मेरा मानना है कि जैसे भारत का जो राजनीतिक विकास क्रम रहा है ना, अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो उचित नहीं है, क्योंकि भारत में नहीं है भाई राजनीति। यहाँ पे सीटों सरकार बनाने की राजनीति रहती है, यहाँ पे लोगों की सेवा करने के लिए चली राजनीति है, तो उसका मिसउपयोग ही होगा जो भी होगा, तो ये चीज़ याद रख लेना। किंतु 1969 में कुछ राज्यों में विधानसभा के असमय भंग होने से क्रम टूटा था। ये क्यों टूटा था इस टाइम तो सोचो यह क्या अभी नहीं टूटेगा? जरूर टूटेगा, 100% टूटेगा। तब फिर से भारतीय चुनाव प्रणाली को एक पटरी में लाने हेतु 2018 में विधि आयोग ने इस पर विचार किया। इसके अतिरिक्त केवल भारत ही ऐसा देश नहीं है जहां इस प्रकार की प्रणाली को अपनाया जाना है, बल्कि इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और स्वीडन जैसे देशों में एक साथ चुनाव प्रणाली प्रचलन में है। वर्ष 2000 से अमेरिका में भी राष्ट्रपति, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के चुनाव एक साथ होते हैं। अतः भारतीय संदर्भ में भी 2015 में संसदीय स्थायी समिति की 79 रिपोर्ट, 2017 में नीति आयोग और 2018 में विधि आयोग ने इसकी आवश्यकता पर बल दिया है। पर 2017 में नीति आयोग ने एक बैंकिंग पेपर में इसकी आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि बार बार चुनाव होने से शासन की अपेक्षा लोक लुभावनवाद को बढ़ावा मिलता है और चुनाव खर्च में वृद्धि होती है। एक ही साथ अन्य आवश्यकताओं पर बात करें, जैसे कि भारत में हर 5 से 7 राज्यों की विधानसभा चुनाव होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी, चुनावी ड्यूटी पर शिक्षकों, मतदाताओं आदि को सभी को प्रभावित करता है। साथ ही लंबे समय तक आदर्श आचार संहिता लागू होने से जनता के सामान्य जीवन की अर्थव्यवस्था पर सुरक्षा बलों की तैनाती, जैसा कि 16 लोकसभा में 10 मिलियन सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती से अन्य महत्वपूर्ण निश्चित कार्यक्रमों की अपेक्षा हो सकती है। अब देखना, चलो ये प्रॉब्लम गिनाया इन्होंने, है ना। मैं एक सोल्यूशन बताता हूँ, ध्यान से समझना। देखो अभी क्या होता है, क्यों आर्मी को डिप्लॉय किया जाता है? जब भाई वो वहाँ पे बूथ लगता है इसलिए किया जाता है ना। कर्मचारियों को क्यों लगाया जाता है? ताकि वो सारी चीज़ें होती हैं। सब सोचो जब ये ऑनलाइन हो जाए तो क्या ज़रूरत है? ना तो कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब इसका मेरा मानना है कि जब तक कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन है ना, तो क्यों जाए भाई किसी चीज़ को इसमें संवैधानिक अमेंडमेंट भी करने पड़ेंगे, तो ज़रूरत ही नहीं है ना। आप खुद सोचो ये चीज़, भाई ऑनलाइन वोटिंग का अधिकार आ जाएगा तो मुझे बताइए इनकी ज़रूरत होगी? ऑनलाइन थ्रेट भी तो है। अरे भाई थ्रेट तो फिर ऐसे बैंकिंग सिस्टम कैसे चला रहे हैं अपन? ठीक है, आज जो सब कुछ चीज़ें कैसे चल रही है, मेट्रो चल रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, और आगे बिना डिजिटल के बिना कुछ संभव है ही नहीं। अरे तो सर फिर ऐसे हो सकता है ना, फेक अकाउंट्स बना के लोग। अरे तो भाई वही तो बात है ना, फिर कहाँ प्रशासन है? तो प्रशासन उस लेवल पे आप सक्षम बनाओ ना प्रशासन को। अच्छा, हाँ। तो मेरा कहने मतलब है कि जब ये चलो ठीक है, ये समस्या मैंने मान ली, तो इसका समाधान तो ये भी हो सकता है ना, ऑनलाइन वोटिंग करवा दो भाई, क्या जरूरत है? कोई ना बूथ लगाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं कोई टीचरों की ड्यूटी लगेगी, नहीं किसी प्रशासन को वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो उसमें थोड़ा दिमाग लगाओ ना, सरकारी पैसे ही बचेगा। हाँ सीधी सी बात है, लोगों का टाइम बचेगा, जो लोग वोट नहीं देते वो वोटिंग रेशियो बढ़ेगा। तो वही मेरा मानना है, जब तक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होना तब तक क्या ही जरूरत है इस चीज़ की। तो वही है ना, देखो करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो मेरा मानना है कि जैसे अभी जिस तरीके से चल रहा है, अब मेरा मानना है आजकल तो लगभग हर व्यक्ति तक फ़ोन पहुंच ही चुका है। नहीं पहुंच चुका तो राजस्थान जैसे गवर्नमेंट ने शुरू किया था वैसा कुछ शुरू कर दो, हो सकता है। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टार्टिंग में पेटीएम को लेकर भी तो काफी मतलब बातचीत चल रही है, पता नहीं कैसा होगा। देखो एक और चीज़ चलो मैं बताता हूँ, तो तुम लोगों ना देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, प्रशासन करना चाहे तो कर सकते हैं। अब जैसे सोचो मेरे मन में आइडिया आया तो क्यों नहीं हो सकता, इसको इम्प्लीमेंट करो, ट्रायल करो। अब जैसे इसका मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। सोचो कि ग्राम पंचायत में कराओ एक बार, ठीक है। सबसे पहले आप स्टार्ट करो वार्ड पंच से। वार्ड के पंच में जैसे मान के चलो कि 100 लोग होते हैं, उनकी करवाओ ना, क्या दिक्कत है? ऐसे धीरे धीरे ऐसे नहीं कि
मैंने बोला कि अगले चुनाव में लागू कर दिया जाए, हो सकता है भाई 50 साल बाद में लागू करना पड़े, पर ट्रायल बेस पे तो शुरू करना पड़ेगा ना। आप ग्राम पंचायत में शुरू करो, पंचों के चुनाव में शुरू करो। उसमें हो सकता है जैसे प्रेसिडेंट का जो होता है वो ओपन बैलेट होता है, ओपन बैलेट होता है, मतलब दिखाई देने वाला। हाँ तो अरे बात वो नहीं, वो तो होने में तो कहीं भी हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है बताओ मुझे। अरे ग्राम लेवल पे लागू करने में क्या दिक्कत है बताओ। इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है कि डेटा थेफ्ट हो सकता है। अब जैसे प्रेसिडेंट लेवल पे वो तो ओपन बैलेट होता है, सबको दिखाई दे रहा होता है, तो उसमें थेफ्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे उसके लिए तो भाई आपको साइबर सिक्योरिटी अच्छी करनी पड़ेगी ना, उसमें क्या दिक्कत है। तो फिर तो वही होगी कि अपन टेक्निकल रूप से असक्षम है, और जब टेक्निकल रूप से असक्षम है तो फिर देश को विकसित देश बनाने की कैसे सोच रहे हो आप, वो भी मैं सोचो फिर। तो मेरा कहने मतलब है कि जब अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है तो उसका ट्राई करना चाहिए। मतलब मेरा मानना है कि एक ओपिनियन ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट देखो ना क्या होता है कि अपन है ना बुकिश नॉलेज से बाहर नहीं निकल पाते हैं। मेरा मानना है कि अगर ये आपकी सीमा है ना, फिर कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब जैसे ये आइडिया मैंने पहली बार सोचा, मुझे नहीं लगता कहीं बुक में भी लिखा होगा, पर हो सकता है ना इम्प्लीमेंट, क्या दिक्कत है। जब ऐसे आइडियाज आएंगे तभी तो कोई नए नए इनोवेटिव सॉल्यूशन आएंगे, तभी तो होंगे ना। और एक चीज़ हमें जब कोई इनोवेटिव आइडिया आता है ना, उसके प्रो कॉन्स हमेशा होते हैं, तो अपन कॉन्स को थोड़ा रिड्यूस करेंगे, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे भी तो वो है ना, बहुत हानि है यहाँ पे भी। एक साथ एक चुनाव कराओगे उसकी भी तो बहुत हानियाँ है ना, तो जब हानियाँ है तो वो तो कम मिनिमाइज करनी पड़ती है ना। चलो ठीक है। साथ में जाति संप्रदायवाद क्षेत्रीय मुद्दे हमेशा सुलगते रहते हैं, जो शासन को दीर्घकालिक नीति लक्ष्य से अल्पकालिक नीति लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। किंतु क्या ऐसा कहा जा सकता है कि किसी चीज़ की आवश्यकता होने पर इसे तदनुरूप लागू कर दिया जाए। इसके लिए हमें सबसे पहले पूरी प्रणाली की विश्लेषण कर भारतीय परिदृश्य में इसके प्रभाव व चुनौतियों का मूल्यांकन करना आवश्यक है। जब हम इस प्रणाली के लाभ के स्तर पर बात करते हैं, सर्वप्रमुख लाभ तो यही है कि व्यय में कमी होगी। जैसे कि 2019 लोक चुनाव में 65,000 करोड़ रुपये का व्यय हुआ, जिससे कि एक साथ चुनाव के माध्यम से कम किया जा सकता है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता न होने से विकास कार्य में बाधा कम होगी। चुनाव में तैनात सुरक्षाकर्मी व शिक्षकों के प्रशासनिक कार्य बाधित न होने से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी। पॉलिसी की स्थिति कम होगी और एक साथ चुनाव में जन जागरूकता से मतदाता भागीदारी में वृद्धि की संभावना है। किंतु इस प्रणाली के सामने कुछ चुनौतियाँ भी होगी, जिसमें सर्वप्रमुख है संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। इसके लिए संविधान का अनुच्छेद 83(2), 172 और 356 में संशोधन अनिवार्य होगा। साथ ही राज्यों की स्वायत्तता पर भी वन साइज फिट्स फॉर ऑल के रूप में खतरा हो सकता है, जो संघवाद की चुनौती देगा। यह भी एक चुनौती होगी कि यदि किसी राज्य की विधायिका समय पर पूर्ण भंग हो जाएगी, तब तालमेल होने में कठिनाई हो सकती है, तथा यह प्रणाली प्रतिनिधियों के उत्तरदायित्व को कम राज्य अथवा क्षेत्रीय मुद्दों के ऊपर राष्ट्रीय मुद्दों को वरीयता दे सकती है, जिससे क्षेत्रवाद जैसे आंदोलनों का जन्म हो सकता है। साथ में क्षेत्रीय दलों की प्रासंगिकता भी एक प्रश्न चिन्ह बनी हुई है। गौरतलब है कि इन चुनौतियों से इस प्रणाली का पूर्णतः बहिष्कार तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि यह केवल भारत में लागू न होकर वैश्विक स्तर पर भी अमेरिका जैसे देशों में भी लागू है। तब हमें भी चुनौतियों के समाधानों को विचार करते हुए इसे लागू करना होगा। अतः एक साथ चुनाव प्रणाली लागू करने के अंतर्गत एक साथ पूरे भारत में लागू न करके क्रमिक रूप से पहले कुछ 2 या 3 राज्यों में एक साथ चुनाव कराने पर सोचना चाहिए। ये तो हो चुका है, मुझे याद है 2019 के चुनाव में ना उड़ीसा में 2-3 जगह मतलब लोकसभा चुनावों के साथ ही हुआ था, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सर्वदलीय सहमति से राजनीतिक इच्छा शक्ति को स्थिर व एक मत करना होगा। ई वोटिंग व डिजिटल चुनाव प्रणाली को बढ़ावा दे सकते हैं, तथा स्थिर सरकार के लिए अविश्वास प्रस्ताव के साथ कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की शर्त को लागू किया जाए। अतः समग्र रूप से एक राष्ट्र एक चुनाव कोई भी जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से लोकतांत्रिक प्रणाली को अधिक कुशल, व्यवहारिक व समन्वित बना सकता है। यदि इसे संवैधानिक, प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से सावधानीपूर्वक लागू किया जाए तो यह भारत के लोकतंत्र के भविष्य को एक नया आयाम दे सकता है। चुनाव हो लेकिन सीमित बात न हो, बार बार प्रचार की मार, एक साथ हो मतदान का त्यौहार, बड़े विकास तो हो भारत का उद्धार। ठीक है, अच्छा लिखा, पर मैं फिर बार बता रहा हूँ, एग्जामिनर से आपको अच्छे नंबर चाहिए तो समय से बात आपसे अपेक्षा भी करेगा कुछ, आप थोड़ा इनोवेटिव आइडियाज़ भी दीजिए। चलो ठीक है, आखिरी ऐसे बचा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ज्ञान परम बलम, अर्थात ज्ञान ही परम बल है। देखा ना, आज के दौर में ज्ञान होने से कुछ नहीं होता। ज्ञान प्लस इमोशनल इंटेलिजेंस,
तभी व्यक्ति सफल हो सकता है, याद रख लेना ये चीज़। ज्ञानी होने से कोई सफल नहीं होता। इमोशनल इंटेलिजेंस होगा तभी जीवन में बहुत आगे जाओगे, नहीं तो फिर नहीं। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होती है। भारत जैसे युवा देश के लिए एक समावेशी, सामयिकी और भविष्योन्मुखी शिक्षा नीति अत्यंत आवश्यक थी। लगभग 34 वर्षों बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मतलब समझ रहे हो भारत का हाल। मतलब सोचो कि 34 साल बाद में, लगभग ये मान के चलो 1987 के बाद में, 1986 के बाद में पहली बार सोचो कि मतलब यार मतलब सोच लो कि सरकारें क्या काम करती है। मतलब 1986 सोचो और आज चल रही 21वीं सदी, कितना बदलाव आ चुका। उस टाइम तो भारत में सोचो कि सेल फोन भी नहीं थे और आज अपन कहाँ पहुँच गए हैं। मतलब इसी से पता लगता है कि भाई क्या ही अपडेशन चल रहा है। भाई हर 10 साल में चीज़ें चेंज होनी चाहिए, हर 10 साल में न्यू पॉलिसी बननी चाहिए। ऐसे से भी चलता है भाई देश। फिर वही होता है, फिर तभी तो भारत में है ना, देखो ना इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं बदलते भाई, क्या ही करो। कल मैं आज न्यूज़पेपर देख तो 2 मतलब भाई बहन थे हरियाणा के, सोचो उन्होंने सुसाइड कर लिया। कारण क्या था, वो IAS का पेपर दे के आए थे, नहीं हुआ अच्छा, लास्ट अटेम्प्ट था, दोनों ने सुसाइड कर लिया। यही होगा क्या ही करोगे। वो कस्तूरी रंगन समिति सिफारिश पर वर्ष 2020 में इस आवश्यकता के तहत लाया गया, जिसके तहत भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप डालते हुए जड़ों से भी जोड़ा जा सके। आगे बढ़ने से पहले समझ जाना आवश्यक है कि इस नई शिक्षा नीति की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी है। क्या इससे पहले भी शिक्षा नीति बनाई गई थी? तो आखिर इस नई शिक्षा नीति में ऐसा क्या है जो पिछली नीति को प्रतिस्थापित करता है? गौरतलब है कि एक नई शिक्षा नीति 2020 से पहले भी 1968 में कोठारी आयोग की सिफारिश पर 1986 में शिक्षा नीति बनी। सोचो 68 में उसने घोषणा की, अब सोचो इसको लागू करने में इतने साल लग गए क्या ही होगा भाई भारत का। वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता के फलस्वरूप इस नीति का मसौदा कस्तूरी रंगन समिति 2017 द्वारा तैयार किया गया। सोचो ये इतने साल पहले, उतने साल मतलब समझ रहे हो यार कैसे मतलब काम कर सकते देश, तभी तो पीछे है। अब उस टाइम का दौर क्या था, उस टाइम की ज़रूरत क्या थी, और तुम उसको लागू किए जा रहे हो 2020 तक। मतलब समझ रहे हो जो 2030 सतत विकास लक्ष्य 4 की प्राप्ति सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने हेतु भारत की रणनीति है। जब हम इस नई नीति की जरूरत पर बात करते हैं तो पाते हैं कि कहीं ना कहीं पुरानी नीति वर्तमान आवश्यकताओं के सुसंगत नहीं थी। कौशल युक्त शिक्षा की कमी के कारण उद्योग जगत में शिक्षा की प्राप्ति में लगातार दूरी बढ़ती जा रही थी, जो बेरोजगारी में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा की राह भी तैयार कर रही थी। अब देखो ये प्रॉब्लम थी, तो तुम्हें पता जब भारत आज़ाद हुआ था ना, तभी गांधी जी ने बोला था कि वोकेशनल जो एजुकेशन वाली है ना वो प्रमोट करो, पर गांधी की बात कोई माना नहीं। अब सोचो आज गांधी 80 सालों के बाद में भी गांधी की ही बात पे आना पड़ रहा है। अरे गांधी ने उस टाइम भी बोला था भाई कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दो, और आज फिर वही MSME को बढ़ावा देने की जरूरत है, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। भाई गांधी जैसे लोग हो ना, दूरदृष्टि लोग होते हैं जो भाई भविष्य देख पाते हैं। सरकारें आज देख पा रही है क्या ही करोगे। साथ में जनसंख्या लाभांश का चीन का गांधी जी ने ऐसा क्या किया था कि उनका माइंड इतना डेवलप था? ऐसा देखो मेरा मानना है कि ऐसे जब भी कोई मतलब इनको बोला जाता है युग दृष्टा व्यक्ति, या जो बहुत बार ऐसे युगों में ऐसे व्यक्ति आते हैं, तो मेरा ये मानना है कि उनकी जो इच्छा शक्ति होती है ना वो मतलब लोकहित की ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोगों को फिर भगवान ही दिव्य दृष्टि देते हैं, तो आते हैं ऐसे आइडियाज़। तो ऐसा नहीं कुछ खाते थे इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा कुछ ही नहीं। मतलब इंटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनका हित तो हमें क्यों नहीं आते ऐसे? क्योंकि अपन सेल्फिश है ना अपन। हकीकत बात तो यही है, अपन अपने हित के बारे में सोचते हैं ना। कारण ये है, सही है, कारण वो होता है और कुछ ही नहीं। ठीक है, जब आप पूरे भारत के परिवार मानोगे तब चीज़ें आपको ऑटोमेटिक नए नए आइडिया आ जाएंगे ना। जब आप अपने परिवार को परिवार मान रहे हो तो फिर क्या ही करोगे। ठीक है, एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में स्थापित होना विफल नज़र आ रहा था। तब देखो गांधी ने उस टाइम बोला था भाई कुटीर उद्योग बढ़ावा दो, पर नेहरू नहीं माना। नेहरू ने इंडस्ट्रियल उद्योग, ठीक है उस टाइम में ज़रूरत थी, परंतु बाद में ज़रूर अपनाना था। देखो चाइना ने बताओ क्या किया 1947 में। देखो भारत 1947 में आज़ाद हुआ, चाइना 1949 में रियलिटी में आज़ाद होता मतलब। ठीक है, उनको भी लगा कि 1980 तक के दौर में ना चाइना और भारत की इकोनॉमी एक जैसी थी, पर उन्होंने यहाँ पे अपना जो है MSME सेक्टर को बढ़ावा दिया। और भारत आज भी लागू नहीं कर पा रहा। सोचो चाइना आज से 40-45 साल पहले लागू कर दिया, कहाँ तुम चाइना का पीछा करोगे।
मतलब तुम्हें पता है सबसे बड़ी बात भारत में क्या है ना, जैसे बोलते हैं ना गाँव में कहा होता है ढोकला पीटना मतलब है कुछ भी नहीं, परंतु भारत हमेशा ये बताने का प्रयास करेगा कि हमारे पास बहुत कुछ है। और जैसे होता है ना कि भारत तो विश्व गुरु है तो मतलब वही बात है, ये कि याद रखना कि भारत में ऐसा ही होता है कि जैसे अभी है ना वो एलन मस्क का फादर आया हुआ है भारत में, तो उसने बोला कि भाई भारत जो है ऑलरेडी पहले से ही वो विश्व गुरु है, ये है फलाना ढिकाना। देखो ये होता है चापलूसी, कैसे इंडिया का नहीं वो ऐसे कह रहा था कि मेरे बेटे को भी आना चाहिए इंडिया। देखो ना बिजनेसमैन लोग है ना बहुत शातिर होते हैं, आप उनके वो पता है खुद के सेल्फ इंटरेस्ट की सोच रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि देखो यहाँ पे कितने कंज्यूमरिज्म है, अपन यहाँ पे प्रोडक्ट बेच सकते हैं। मेरे को पता है पढ़ते ही समझ आ गई थी ये बात तो वही बात होती है, क्या ही करोगे। तब सरकार द्वारा सार्वभौमिक शिक्षा की प्राप्ति जो आधुनिक विज्ञान, सांस्कृतिक मूल्यों एवं प्रौद्योगिकी तथा उद्यमिता को समाहित कर आत्मनिर्भर भारत के शैक्षिक घोषणा पत्र के रूप में स्थापित होगी का सृजन किया। भारतीय जनसंख्या लाभांश लगभग 1.42 करोड़ नहीं, बहुत ज़्यादा है भाई। तो पूर्ण क्षमता से उपयोग कर ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र बनाना, साथ ही बाल्य स्तर से उच्च शिक्षा तक जीवन पर्यंत अधिगम लर्निंग को बढ़ावा देना था इसका प्रमुख लक्ष्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल मंत्र है कि जहाँ शिक्षा समावेशी होगी वहाँ समाज भी प्रगतिशील होगा। वस्तुतः यहाँ नई शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषता को उल्लेख करना भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसके अंतर्गत 10+2 प्रणाली को प्रस्तापित कर 5+3+2 की प्रणाली को अपनाने पर जोर दिया गया। इसमें बहुत नौटंकी होगी। देखो ना ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ठीक है, अच्छी है, पर इम्प्लीमेंट करने जाओगे ना देखो क्या होता है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हर राज्य अलग अपने चला रहा है बुक, तो फिर क्या ही मतलब है भाई। लगाओ तो पूरे देश में लगाओ ना एक जैसी। दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत है भाई। अब जैसे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे और नॉर्मल जो राज्य के बोर्ड में पढ़ते हैं ना, कभी ज़िंदगी में आगे नहीं निकल सकते सीबीएसई बोर्ड वालों से भाई, बहुत आगे होते हैं वो लोग। सर आपको पता है इससे भी अच्छा है इंटरनेशनल बोर्ड, मैंने उनके बच्चों को पढ़ाया सर, उनकी बुक्स आप देख लोगे ना, आप सच्ची मतलब मैं क्या ही बोलूं उनकी बुक्स के बारे में। तो वही तो बात है ना, सोचो जब इतना डिफरेंसेस है भाई एटलीस्ट इंडिया में एक एजुकेशन तो लागू कर दो तुम। मतलब सोचो इसमें भी असमानता है और फिर बोलते सर उनकी बुक्स मतलब 6th क्लास का 7th क्लास का बच्चा 10th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहा है, मतलब बहुत अच्छा है इंटरनेशनल बोर्ड। तो वो तो है ही, वो तो सोचो कैसे कम्पीट कर पाओगे आप खुद ही सोचो। इसके अंतर्गत पूर्ण प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष को औपचारिक शिक्षा में लाया गया था। प्रारंभिक बाल व्यवस्था शिक्षा को मान्यता मिली। उदाहरण स्वरूप नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत केरल में शिशु शिक्षा योजना में मातृभाषा और पारंपरिक बाल्य अवस्था शिक्षा को सफलतापूर्वक जोड़ा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के कक्षा 5 तक भाषा का आत्मा के विकास का आधार है के आधार पर मातृभाषा में शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, जो बच्चों में बौद्धिक समझ, रचनात्मक और आत्मविश्वास को बल देगा। साथ में अब छात्र विज्ञान के साथ इतिहास, गणित, संगीत विषय को रुचि अनुसार चुन सकेंगे। सांस्कृतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, कला, खेल आदि का समावेशन भी किया गया है। नेल्सन मंडेला कथन है, शिक्षा वह स्तर जिसमें हम दुनिया को बदल सकते हैं। यह एक नई शिक्षा नीति उस शिक्षा में सुधार पर बल देते हुए बोर्ड परीक्षा में एप्लीकेशन बेस्ड बनाने, उस शिक्षा में एक नियामक संस्थाओं, कॉलेजों में ऑटोनॉमी, एकेडमिक, बैंक ऑफ क्रेडिट तथा मल्टीपल एंट्री एग्जिट की सुविधा पर बल देती है तथा डिजिटल शिक्षा बढ़ावा देते हुए दीक्षा स्वयं ई कंटेंट, वर्चुअल लैब जैसे डिजिटल साधनों को बढ़ावा देती है तथा राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना को चिन्हित करती है। इस नीति का मुख्य सुधारात्मक लक्ष्य अनुसूचित जाति, जनजाति, बालिकाओं, दिव्यांगों, ग्रामीण और दूरस्थों के क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान का जेंडर इंक्लूजन फंड, स्पेशल एजुकेशन जोन बनाने में बल देती है। उदाहरण के तौर पर NEP विजन के अनुसार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल जैसी संस्थान युवाओं को इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल प्रदान कर रहे हैं तथा 2023 में राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के रूप में लागू ढांचे से औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा को जोड़ने की पहल तेजी हुई है। इसके लिए एक कविता को उल्लेख कर सकते हैं, नई सुबह नई राहें, शिक्षा की वो नई परिभाषा, ना हो भेद ना हो डर, हर बच्चे को मिले नया अवसर। लेकिन नीति के क्रियान्वयन में प्रमुख चुनौतियाँ भी अपेक्षित है जिन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते, यथा राज्य सरकारों के सहयोग की कमी, शिक्षक प्रशिक्षण और संसाधनों की कमी, विविध भाषाओं वाले भारत में प्रशासन और प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में चिंताएं, ग्रामीण और निधन वर्ग में डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता, सीमित तथा निजी संस्थानों में बढ़ावा देने से समानता और पहुंच प्रभावित हो सकती है। इन चुनौतियों के समाधान के लिए राज्य केंद्र समन्वय आवश्यक है। साथ में शिक्षक सशक्तिकरण, मानदंड आधारित भर्ती, लोकल भाषाओं में डिजिटल कंटेंट के लिए कृत्रिम वृद्धि, मशीन ट्रांसलेशन का उपयोग और समावेशी वित्तीय सहायता के लिए गरीब पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्तियाँ व क्रेडिट सहायता उपलब्ध कराना होगा। अतः निष्कर्षतः यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की आत्मा से जुड़कर ग्लोबल एजुकेशन की नई परिभाषा घटती है।
यह नीति विचार और व्यवहार दोनों में परिवर्तन का प्रतीक भी है, जो शिक्षा को सिर्फ नौकरी नहीं अपितु व्यक्तिगत निर्माण का साधन मानती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कथन इस दिशा में महत्वपूर्ण है कि वे कहते हैं कि शिक्षा केवल आजीविका के साधन नहीं अपितु व्यक्ति और राष्ट्र की आत्मा को गढ़ने का उपक्रम है। ये तो भूल ही जाओ यही टॉप मोस्ट और लास्ट ऑप्शन है भाई तो शिक्षा तो आजकल ये भी नहीं दे रही है क्या ही करोगे देश का। देखो ठीक है, मतलब मेरा वही मानना कि थोड़ा डाइवर्सिटी की कमी है, थोड़ा और सीखने की ज़रूरत है। तो बताइए आप लोग कुछ बोलोगे? तो ये तो ऐसे तो कंप्लीट हो गया।